अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सबसे पहले ईद मुबारक तमाम अहले वतन को, जहाँ जहाँ सभी की आवाज़ सुनी जा रही है और वीनस IGTV चैनल देखा जा रहा है, उन सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और आज है सेकेंड डे, यानी कि ईद का दूसरा दिन। मज़ा आया, सब गए नानी दादी के घर में और खूब ईदी बटोरी, कह सकती हूँ बटोरी, नो बहुत ईदी वसूल की। बच्चों ने अपने मामू चाचा पुप्पियाँ, ये खूबसूरत रिलेशंस होते हैं। और जब हम जाते हैं, अब ये डिपेंड करता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर ईदी देनी पड़ती है। लेकिन एक वक्त था कि हमने ईदी बहुत सारी ली और फिर उस पैसों से वो जो छोटा सा पर्स हम लटका के जाते थे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम वो क्यों हम ऐसा करते थे कि आइसक्रीम खाने जाते थे। और लड़के क्या करते थे, वो उनका एक शौक़ होता था, वो स्टॉल वगैरह हो या कुछ शॉप हो उधर। अभी ये कि फर्स्ट डे में बातें हो रही थी, आप भी सुन रहे थे कि हम लोगों को ग्लासेस लेने का और वो गन वगैरह लेने का बड़ा शौक था। कुछ लोग तो वो सिल्वर कलर उस पर पन्नी रैप हुई वो तलवारें ले लेते थे और वो कुछ दिनों का था, फिर वो सब टूट पाट जाती थी, ऐसे ही था। तो ये हमारे बचपन की यादें, ईद हमें याद करवाती है अपने नाना दादी का घर, और वो वक्त, वो लम्हात, वो गुजरा हुआ ज़माना कभी नहीं आता। आज हम उन बातों को, उन तारों को छेड़ेंगे जो बेशक आज बहुत बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे हैं, अपने प्रोफेशन के साथ बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं उनसे पूछूं कि उनकी ईदी कैसे होती थी, उनका बचपन कैसे था। वो अब तो ईदी देते हैं, जाहिर बात है, उनके यानी कि रिश्ते बड़े हो गए हैं, लाइक मामू भी हैं, चाचा भी हैं, ताया भी हैं, बड़े भाई भी हैं। लेकिन एक वक्त होता था कि वो ईदी इन लोगों से लेते थे, अपने चाचा मामा फुप्पियों से, अपने बाबा से। कुछ लोगों के बाबा भी नहीं होते, वो भी मिस करते हैं। क्या ईद त्यौहार हमारा खुशियाँ बांटने का है या उन यादों को, उन लम्हात को याद करने का है कि ये कुछ कोताहियाँ ऐसी ना हो गई हों कि हमारे अपने बिछड़ गए हैं हमारे साथ? ऐसा तो नहीं। तो ईद सेलिब्रेशन का, खुशियों का और मोहब्बतें बांटने का दिन है। अल्लाह पाक का ये दिन, मैं कहती हूँ, रमज़ान के बाद आता है और हम रमज़ान को खुदाफिज करते हैं और ईद को खुश आमदीद कहते हैं। और आप भी अपने मेहमानों को खुश आमदीद करें, मैं अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे साथ मौजूद हैं, जी हाँ, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है और आपकी आंखों से पर्दा, या नहीं मतलब पर्दा का मतलब है कि वो बुराइयां जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं उसको बड़े ही बाखूबी अंदाज से प्रेजेंट करते हैं। और मोस्ट वांटेड आप देखते रहते हैं, तो अली रजा साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको। सबसे पहले आपको भी ईद मुबारक। आप सबको भी नाजरीन बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और ईद की खुशियाँ अभी जिस तरह बयान कर रही थी, ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए बचपन का होना बहुत ज़रूरी है, वरना बचपन की यादें, बातें, मुलाकातें, मुस्कुराहटें, ये ज़िंदगी का सरमाया बन के रह जाती हैं। आपने बहुत सारी बातें बताई, चश्मा खरीदते थे, ये नहीं बताया कि ऊँट पे भी बैठते थे, वो बताऊंगी, झूलों के ऊपर बैठ के भी गोल गोल घूमते थे, डोली वाले। हाँ, बिल्कुल, ये सारी बातें करेंगे। हमारे एक और मेहमान है, क्या अली भाई, एक बार उनको भी इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर मिलके गपशप करेंगे ईद की। अच्छा जी, आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स, एंकर्स, करंट अफेयर्स तो देखे, लेकिन उनका बड़ा वन स्टाइल पर्सन है और उनका स्टाइल डिफरेंट है। और बड़ी खुशी जब होती है जब वो हिंदुस्तान के एंकर्स को लताड़ पताड़ देते हैं, मेरे दिल को रूहानी खुशी होती है। तो मैं वेलकम करूंगी जी, हमारे साथ मौजूद है हुसैन थेबो साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको और सब देखने वालों को आज ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक। ईद लफ्ज़ का मतलब ही खुशी है, तो आज सब लोग खुशियों में हैं और हम वाकई थोड़ा से थके हुए हैं और हम और आपने बुला लिया। हाँ, ईद के दिनों में। अच्छा, बात यह है, वो कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है, तो जब आप ईद आती है ना तो फिर एज मेक्स नो मैटर, तो फिर हम बच्चे ही हैं और हम अभी भी बच्चों के तरह ही और बच्चों के साथ ही ईद इसी तरह से मनाते हैं जैसे बचपन में मनाते हैं। और मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि मैं कल ईद के दिन मैं बॉर्डर पे गया था और वहाँ पे मैंने देखा जो हमारे भाई हैं, जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, वो किस तरीके से, किस तरह से
ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े होके। और वहाँ मैंने देखा कि जो हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी लोग बातें करते हैं, ये बजट वो बजट, और हमारे पास आजकल जो सोशल मीडिया पे बैठ के प्रोफेसर्स बैठ के, मैं कहूँगा आज ईद का दिन है, मैं क्या कहूँ उनको, कि वो बाहर मुल्क से बैठ के अपने मुल्क को बदनाम कर रहे होते हैं। बेसिकली वो अपनी माँ के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। रियासत माँ होती है और वो माँ की बुराई कर रहे होते हैं, और वो माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। तो वो अपने रियासत के, अपने इंस्टीट्यूशंस के, अपने इदारे में, आपको ज़रूर उसका एक क्लिप भेजूंगा जो मैं गया वहाँ इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, जिस तरह से हमारे जवान गर्मी में तपे हुए रेत में, वो वहाँ झाड़ियों में, क्योंकि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी जगह होती है जहाँ आप अपने आप को सेफ एंड साउंड भी नहीं रख सकते। वहाँ किस जानिब गए थे आप? वहाँ मैं बदीन गया था जी। अच्छा, बदीन वाले बॉर्डर। जी जी। तो वहाँ आप अपने आप को जो है वो बिल्कुल एक्सपोज करके भी नहीं रखते हैं। तो बड़े तरीके से तो मैं समझता हूँ कि हमारे उन जवानों को, उन सिपाहियों को भी हमें आज याद रखना दूसरे दिन भी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और बड़ी हैरानकुन बात है कि हम अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे होते हैं और हमारे जितने भी जवान हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए बड़े बड़े त्योहारों को ठोकर के नीचे रखते हैं। मैं ये कहूँगी उनको नहीं होता। वो कहते हैं हम लोग, यानी कि हमारी जितनी कौम नेशन है वो उनके लिए बॉर्डर पे खड़े होते हैं और बड़े बड़े बॉर्डर के साथ साथ अभी मैं आ रहा था, आज ईद का दिन है, बड़ा ट्रैफिक शेपिंग, लेकिन मैंने देखा कि जो पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले, वो उसी तरह से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उसी तरह से ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि ईद के दौरान आपको पता है कि जाहिर बात है ट्रैफिक, सारे लोग, हमें अपने बच्चों को लेके अपने ससुराल जाना होता है, तो वो सारी ट्रैफिक जो है वो ऐसे। तो वो उन जवानों को भी सलाम, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के जो जवान हैं, जो ईद के दिनों में हमारे लिए बैठ के खड़े हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और उनको बहुत बड़ा सलूट। जबरदस्त। अच्छा, मैं अली साहब से पूछूं, अली साहब, जिस तरह डिफरेंट जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन रहता है, आईजी, डीआईजी, पुलिस और ये वो, क्योंकि आप क्राइम पर ज़्यादा काम करें, तो जिस तरह थे वो भाई ने कहा कि ईद उनका भी फैमिली है, वो भी बीवी हैं, बच्चे हैं, माएँ, लेकिन वो फिर भी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के कर रहे होते हैं, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो रमज़ान हो। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में देखिए, हम जो वतन में चैन और सुकून से रहते हैं, वतन में चैन और सुकून से सोते हैं ना, हम लोग सोते उस वक्त हैं जब बॉर्डर वाले हमारे जाग रहे होते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचिए ना, उनके भी माएँ हैं, बहनें, बेटियां हैं, उनके भी औलादें हैं, लेकिन बस मामला ये है कि अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर देना। उन्होंने वक्फ किया है पाकिस्तान की सलमियत इस्तेकाम के साथ। और दूसरी बात, जैसे अभी हुसैन साहब ने बताया कि ईद के दिन भी, ईद का पहला दिन हो, दूसरा हो या तीसरा हो, जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है अपनी अपनी जिम्मेदारियां अपने अपने मुहाज पर वो मौजूद रहते हैं। अब आप देखिए, सुबह जब हम नमाज पढ़ने के लिए ईद की जाते हैं, उस वक्त भी यूनिफॉर्म पहने हुए पुलिस वाले गाड़ियां लगवा रहे होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं। उन सबको सलाम हो हमारा, और काबिल तहसीन है वो लोग कि जो अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अपने औलादों को, अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम, इसलिए कि ये जिम्मेदारियां उनका इंतजार कर रही होती है। और बॉर्डर पे तो ऐसा होता है उनको कई महीने तक मुलाकात नहीं हो पाती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं अभी बात कर रही हूँ, ईद का त्यौहार है, दूसरा दिन है, और मुझे बताएं, आज जैसे अभी मैं इंट्रो में बताया कि बचपन में ऐसा था, ऐसा आपका बचपन, अच्छा कोई, हर कोई लेविश ज़िंदगी से स्टैंड ओवर नहीं होता कि बिलोंग टू, कि भाई मैं बहुत लेविश, मैं बड़े अच्छे घराने से हूँ और मैंने सोने का चम्मच, हर ऐसा नहीं होता, लेकिन हर ज़िंदगी का बचपन ना सब सेम होता है। मैं तो कहती हूँ बचपन हर किसी का एक जैसा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके बचपन में ईद कैसे आप गुजारते थे? चलिए सोचे, अब अली सब 5 साल के थे। एक बड़ी जबरदस्त बात है, देखिए ईद वाले दिन नींद बहुत आती है। ये अभी की बात नहीं, बचपन की बात कर रही हूँ। नहीं भाई, ये तो वो तो आप बोलेंगे ना, यहीं से तो बता रहा हूँ। बचपन में कहाँ सोते थे? मैं फ्लैशबैक में ले जा रहा हूँ। अच्छा, फ्लैशबैक में चले ना।
ईद के दिन नींद बहुत आती है, ठीक है। जहाँ 12 बजे और आदमी का जी चाहता है बस सो जाए वो। ठीक है। बचपने में ऐसा कुछ नहीं था। बचपने में सारी सारी रात नींद नहीं आती थी और ये सोच के बेचैनी बेकरारी रहती थी कि ईद आने वाली है, ईद आने वाली है। और फिर जब कपड़े खरीद के आते थे, जूते खरीद के लेके आए थे, वालिदैन दिलाते थे, रातों को छुप छुप के उठ के उन कपड़ों को देखना, है ना, वो जूतों की खुशबू भी सूंघना, ऐसा होता है। और बार बार बताना किसी को, देखो मुझे। और फिर सुबह सबसे पहले उठ जाना और इस बात का इंतजार करना कि मम्मी उठी नहीं उठी, पापा उठे नहीं उठे, और जैसे ही उठ गए तो समझ लो ईद शुरू हो गई। उसमें बुढ़िया के बाल जरूर खाते थे खरीद के, याद है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और नाजरीन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे तो अभी तक याद है, वो आता था, वो इसके अंदर बैठ के अब मक्का मदीना नजर आएगा और अब ये नजर आएगा और वो नजर आएगा, और हम देख रहे होते थे बैठ के, पैसे दे दे के, ठीक है। फिर वो घंटी बजाता, टन 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 टन, इसका मतलब खत्म हो गया। ऊंट पे बैठना, ओ हो, क्या मजा आता था वो क्या बचपना है। सही बात। और वो जो जगजीत ने गाया है ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझसे ले लो मेरी जवानी, हाँ, वो कागज, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज, और सब कुछ बचपन का सावन, सब कुछ ऐसा ही है। और जिंदगी में मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जो अपना माजी भूल जाए, बचपना भूल जाए। और जो ये कहता है कि मुझे बचपना याद नहीं है, वो पागल है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? अभी आपकी बारी आएगी, आपका बचपन की, अभी तो यहाँ फिल्म चल रही है, बिल्कुल आप बजा वो वधीरे की तस्वीर। गाँव में ईद वाले दिन नहाने जरूर जाते थे, मीरवा पे, नहर पे, ऐसा ही है ना, सारे बच्चे जमा हो गए, चलो जी। मैं भी खैरपुर में रहा हूँ बहुत अरसा, तो वहाँ की भी बहुत ईदें बचपने की मनाई हमने। क्या बात है, बचपन की यादें। हुसैन साहब, आपका बचपन में क्या होता था कि बस पैसे लिए और कुछ चीज़ खाने, या कोई खास फेवरेट चीज़ होती थी? देखें जी, बात ये ना कि उस वक्त की और इस वक्त की ईद को आपस में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। अच्छा चलें, ठीक है। जो हमारा दौर था, मेरा बचपन 80s में था, ठीक है, ठीक है जी। उस वक्त ये लेटेस्ट दुनिया नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये हमारे बच्चों के पास या हम लोगों के पास। आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम खैरपुर मीरस, तो हमारे खैरपुर मीरस में कहाँ थे आप? हम खैरपुर मीरस में मैं गंबट। अच्छा। तो हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होती थी कि हम लाइफ को एंजॉय करें, हम लाइफ को एंटरटेन करें। तो ये जो ईद के सेगमेंट आते थे, ये बहुत ही मखसूस, ना तो पैसे होते थे इतने हमारे लिए, तो 10 रुपए मामू से ले लिए, 10 रुपए चाचा से ले लिए, 10 रुपए। अब बच्चों को पैसे तो वो कहते भाई हमें क्या है, पैसे नहीं चाहिए। आजकल के ट्रेंड ही चेंज हो गए हैं, बच्चों को खुशी नहीं चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए, उनको वो आजकल के दौर में उनको हर रोज ईद है। अब बच्चों को अभी मैं आपको पता है, आप देखती रहती है, मैं अपने बच्चों को घुमाता रहता हूँ, उनके लिए रोज ईद है भाई, उनको वो फर्क ही नहीं पड़ा। वो कह रहे ये कौन सी बात हो गई। तो टेक्नोलॉजी ने बच्चों से गेम के मैदान छीन लिए, गेम के मैदान छीन लिए, बच्चों की फिजिक्स, जो फिजिकल एक्टिविटी है, फिटनेस होती थी, वो छीन ली। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग, मैं आज भी इतना बड़ा जितना बड़ा हूं, मैं अपने वालिद साहब के सामने, मैं अपने बड़े भाई के सामने बोल नहीं सकूंगा, मेरे हाथ पांव कांप रहे होते हैं। ये एक हमारे एक रस्म है, ये हमारा कस्टम है, ये हमारा एक ट्रेडिशन है। फिर एक वो खाना बनता था, फिर मीठा बनता था, फिर सब्जियां बनती थी, फिर हम सारे मिलके खाते थे। आजकल बच्चों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, वो हम गलती कर रहे होते हैं। वो मेरी बेटी मुझे समझा रही होती है, पापा ये इंग्लिश ऐसे नहीं, ये फलाव। और बिल्कुल सही है, वो इंग्लिश स्कूल के पढ़े, हम पीले स्कूल के पढ़े हुए, वो मेरी गलतियां निकाल रही होती है। वी आर वेरी सक्सेसफुल। आप देखें ना, अपनी चाहे पीले स्कूल, मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, I feel very proud। जी बिल्कुल, हम इसको फील प्राउड करते हैं कि ये हम इन पीले स्कूलों भी। एक बात है इम्पोर्टेंट है, इस वक्त पाकिस्तान में जितने CSS ऑफिसर हैं, वो सारे पीले, सारे गवर्नमेंट स्कूल के जी बिल्कुल, तकरीबन 99%। देखो, कामयाब है ना, कामयाब है।
इसमें वो कोई तो अब देखिए कामयाबी आपके अंदर रखी हुई है। मैं आजकल कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन कराची के जितने बड़े स्कूल हैं सर, कोई पता है, हम भी उसके ऊपर बड़ी डॉक्यूमेंट्री, उसमें आजकल क्या क्या हो रहा है, ये मैं स्कूलों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, जी जी ये मैं रियासत पाकिस्तान को इंडिकेट कर रहा हूँ। जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें मंशियात कैसे आ रही है, यस कहाँ से आ रही है, कौन से वो कुछ दिन पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का एजुकेशन का मैंने एक नोटिफिकेशन देखा, उन्होंने कहा जी वो बड़े बड़े स्कूल के सामने ठेले नहीं होने चाहिए क्योंकि उन ठेलों से वो लड़के, ये कोई बात है? मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी चीजें कंट्रोल में, दूसरों को ब्लेम कर, जितने भी बड़े स्कूल हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज, जितने भी। और दूसरी बात, मैं आपको दूसरी सेंसिटिव बात बताऊं, मैं अपने जो पेरेंट्स देख रहे हैं, सबसे ज्यादा मंशियात में इन्वॉल्व बच्चों का ड्राइवर है, बच्चों का गार्ड है। ये बच्चे सारे के सारे ये अपने ड्राइवर से मंशियात मंगाते हैं, ये अपने गार्ड से मंगाते हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं, बच्चों को पैसों का मसला ही नहीं है। ये जो बड़े बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पैसों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो ड्राइवर के लिए तो 1000 रुपये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए तो 5000 भी कोई मसला नहीं है। तो आजकल की जो हमारी डायनामिक्स है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। गांव में आज भी वैसे ही है, गांव में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे वैसे ही है, वो ईदी लेने के लिए वैसे ही लोग आते हैं और वो वहाँ पे उनके लिए खुशी, क्योंकि इशू ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है एंटरटेनमेंट की। अब मेरे बच्चे रोज गोल्फ क्लब चले जाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है भाई, ईद के दिन अगर वो तो कह रहे गोल्फ क्लब बंद क्यों है, उनको तो एक नया इशू प्रॉब्लम है कि आज वो क्लब बंद क्यों है। तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि वो जो हमारा ट्रेडिशन था और ये जो हमारा ट्रेडिशन है, इस जो नया वाला ट्रेंड है, जो नया वाला ट्रेडिशन है, हमें इसको पॉजिटिव यूटिलाइज करना चाहिए। वो कैसे, जैसे हमारे पास 15 से 20 साल तक के बच्चे हैं, हम इन बच्चों को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम किसी भी कोई भी अच्छी चीज़ किसी दुश्मन से भी सीख सकते हैं। इंडिया का $150 बिलियन का एक्सपोर्ट है आईटी का, हमारा 2 से 3। मैं अभी एक मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू किया सर, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा खुदा के लिए आप थोड़ा सा काम करें और ये आप आईटी पे काम करें यार। आईटी हमारा 2 से 3% है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ को देखें, डेवलप कंट्रीज देखें, वो यूथ को यूटिलाइज करते हैं। आपके पास 65% यूथ है, आप आईटी में काम करें, एक्सपोर्ट करें। $150 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया का, ओनली आईटी। उसने ब्रेक में मुझे कहा यार ये आईटी क्या होता है? भाई तुम काम की बात करो यार, ये आईटी वाईटी को छोड़ो, ये मुझे बताओ यहाँ गंदम होता है, यहाँ काटन होती है, यहाँ कपड़ा होता है। जब आपके जो बंदा जो बेसिकली जिसका ये काम है उसको पता ही नहीं है कि आईटी क्या है, तो हम आगे कैसे? तो जरूरत इस बात की है, ये रियासत की जिम्मेदारी, ये रियासत की जिम्मेदारी है। जरूरत इस बात की है कि मैं कहता हूँ कि आप ये रोड डेवलप ना करें, ये ब्रिजें न बनाएं, ये आप सड़कें ना, ह्यूमन डेवलपमेंट सबसे पहले करें, इंसान साजी तो करें, ब्रेन डेवलप होना चाहिए, ब्रेन डेवलप तो करें भाई। इंसान तो अभी तो हम 3 हमारे जो नौजवान है वो 3 काम करता है। वो कहता है जी मियाँ दे नारे बजन के, वो कहता है अब आएगा इमरान, वो कहता है कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। वो पूरी एनर्जी इस पे यूज करता है और अगले को क्रिटिसाइज करता है, और वो सोशल मीडिया के पेजेस भरे हुए, फॉलोअर भरे हुए हैं, उसमें कोई भी अर्निंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कमा रहा है। जबकि उसको करना ये चाहिए, आजकल के जो सेंसिटिव और सेंसिबल बच्चे हैं ना, छोटा छोटा इतना सा कमरा बना हुआ है, वो बैठते हैं उसमें 2-3-4 घंटे लगाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। भाई 20-20 लाख रुपए महीने के वो बच्चे कमा रहे यहीं से बैठ के। वो एक उस दिन दोस्त था मेरा, तो उसके पास मैं घर पे गया, मैंने कहा अब मेरा काम, उसने कहा यार मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? तू क्या बिजी है? तो मतलब घर ही बैठा हुआ। कह रहे मैं ढाका में एक स्टील मिल बन रही है, वो मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा कैसे बना रहे हो? उसने कहा वो सारा सॉफ्टवेयर मेरे पास है, मैंने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है 50 लाख रुपए में, वो मैंने 6 दिन में उसको बना के देना है। जबरदस्त। और वो आईटी का एक्सपर्ट है, और हमारे लिए अगर हम आम आदमी को ये बताएं, वो कहेगा यार ये क्या बात कर रहे हो? हंसेगा। हाँ सर, वो हंसेगा, वो कहेगा ये क्या बात कर रहे हो यार, ये कोई मरीख की बात है, कहाँ की बात है, मतलब ये जमीन की बात है। बिल्कुल सही। तो हमारे जो यूथ है, जरूरत इस बात की है कि आज ईद की खुशियों वाले दिन में यार हुसैन भाई, हमारी कौम को लोग बचपन से बुढ़ापे की हदूद में आ गए, कसम खुदा की सड़क क्रॉस करना नहीं आता, सही बात है, गाड़ी चलाना नहीं आती है, मोटरसाइकिल कार चलाना नहीं आते सड़क के ऊपर,
किसी को यही नहीं पता कि उसे किस ट्रैक पर चलना चाहिए, ये नहीं मालूम कितना गैप एक दूसरी गाड़ी में होना चाहिए। एक्सीडेंट होते हैं तो आप देखिए एक साथ 8-8, 10-10 गाड़ियां एक दूसरे के से टकरा रही हैं। क्यों? कि स्टीयरिंग पर मैं बैठा हूं, लेकिन समझ लें उसके भरोसे, सामने वाली गाड़ी के भरोसे पे मैं गाड़ी चला रहा हूं। उसने ब्रेक मारा, मेरी गाड़ी घुस गई जाके अंदर। आपको याद है बचपन में ट्रैफिक के उसूल पढ़ाए जाते थे सिलेबस में? हाँ हाँ, ऐसा ही था, ऐसा ही। कोर्सेज में। बिल्कुल। ठीक है, आज ना कोई पढ़ाना तो दूर की बात है, लोगों को मालूम ही नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि उसको गाड़ी, अगर उसके पास BMW भी लेके जा रहा है वो, तो उसको गाड़ी लेफ्ट से क्रॉस करनी है, राइट से करनी नहीं पता उसको। जहाँ से आया वो गाड़ी लेके घुस गया बीच में। मालूम है उधर से मोटरसाइकिल वाला आया, धड़ाम से टकरा गया, अब झगड़ा हो रहा है। अब ऐसे ही सर होगा। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूँ। अभी हालिया एक NGO है, वो काम कर रहा है इस पे कि हम ट्रैफिक कवानीन को हाँ। थोड़े से बेहतर करें, सिविक सेंस लाएं और लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई ट्रैफिक को फॉलो करते हैं दुनिया में, ये सिग्नल जो लाल पीला बना हुआ है, ग्रीन, इसको फॉलो करते हैं खुदा के लिए। उसने मुझे एक मज़ेदार बात बताई। उससे कहा हमने एक रिसर्च की, ये जो लड़के मोटरसाइकिल पे आते हैं तेज तेज भगाते भगाते भगाते, यूं आएंगे आपके, यूं चढ़ेंगे, इनको कोई काम नहीं होता। कहने लगे ये हमने इस पे स्टडी की है, ये आगे जाके पान की केबिन पे खड़ा हो जाएगा। हाँ। और इधर से जाएगा तेज 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 तेज, एक हमारा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो गया है। वो कहता है मैं कोई मतलब नीच क्लास का आदमी को मैं आहिस्ते गाड़ी चलाऊं, Yes. और दूसरा मेरे से क्रॉस ले आप ले। ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं तो अपने आप को मारूंगा तो मारूंगा, लेकिन तेज चलाऊंगा और इसके बम्पर को घसीटते हुए सर, जाऊंगा। अभी 2 दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात, 4 दिन हुए, 3 दिन, वो जो बाइकर नहीं चलते, हाँ, ये गाड़ी के ऊपर खड़े होके और बैठ के, अच्छा, और वन लेट के, व्हीलिंग करते हैं, वन ओके। व्हीलिंग वाले, वन व्हीलिंग वाले 3 लोग आपस में टकरा के ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। सर जी इस पे तो आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। मैं इस पे बहुत काफ़ी मैसेजेस दे रहा होता हूँ कि ये देखें मेरा बेटा है, अब उसको कल जो है वो एक छोटा सा बुखार था, ठीक है, मैं परेशान, मेरी बीवी परेशान कि यार हमारे बच्चे को बुखार है। मतलब औलाद से मोहब्बत है इसलिए। देखें हम कितना अपने जान पे हाय खेल हाय। के इन बच्चों को, हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। हाँ। और खुदारा आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के भाई हैं, यार आप किसी के मतलब जिस्म का हिस्सा हैं जो माँ है, और आप एक पाँव रख के मोटरसाइकिल पे चला, मतलब मौत को सीधा सीधा आप इनवाइट कर रहे, नीचे एक पत्थर आता है आप गिर जाते हैं। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की है, इसको यूं मैं सॉर्ट आउट करूंगी कि बड़ी बड़ी जब खुशियों के दिन आते हैं तो खुद सोचें कि माँ बाप आपको कितनी मेहनत से पालते हैं, पोसते हैं, आपको किसी मकाम एक बात बताऊं? जी जी, एक माँ अपनी औलाद को किस तरह जवान हाय करती हाय है, हाय हाय। किस तरह पाल और पोस ये के बड़े बड़ा दिन में एक करती है। सरप्राइज मिल जाता है कि जी एक्सीडेंट हो गया है ना? उनकी ईदें खराब। 2 दिन पहले जी इन्होंने बच्चों ने गैदरिंग की, चलो जी चांद रात है, जो 14 अगस्त तो है। दूर की बात है, लोग अपना सेंसेस खो बैठे, यस, खो बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यकीन माने जवान बच्चा पैरालाइज हो जाते हैं, जवान उनको ख्याल बच्चा करना पड़ता है। जाने से बंदा अपना सेंसेस को बैठता है कि ये मैंने क्या कर दिया। सर वालिदैन समझ में नहीं आता, वालिदैन को नज़र नहीं आता, कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिलें दिला देना ठीक है, कम उम्र बच्चों को गाड़ियां देके सड़क पर निकाल देना। अब अचानक 3 तरफ से गाड़ियां आ जाएं तो कम उम्र बच्चा मेंटली डिसीजन नहीं ले सकता कि उसे करना क्या है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे मजबूरन इसलिए गाड़ी आउट ऑफ उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल ही नहीं होती Yes, ना। yes. गवर्नमेंट ने, रियासत ने जो आपकी 18 एज रखी है, उसका कोई मकसद है ना, ऐसा तो नहीं है ना। उसका मकसद है कि आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल आएगी, आप डिसीजन मेकर हो जाएंगे, आप फैसला कर पाएंगे। छोटा बच्चा फैसला नहीं कर पाता कि अब मैंने गाड़ी इधर चलानी है, इधर चलानी है, इतने में वो सीधी मार देता है। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल खुदारा कानून को फॉलो करें। दुनिया में रियासत बिल्कुल ऐसे ही है। माँ होती है, उसके रूल्स को फॉलो करने होते हैं। और और हमारे यहाँ कानून की जब तक पाबंदी नहीं होगी, जब तक कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, जब तक कानून सख्ती से नाफिजुल अमल नहीं होगा,
कुछ भी नहीं हो सकता। चले जी, कानून की बात हो रही है और कानून मेरे हाथ में, अल्लाह माफ़ करे, हम लोग वाकई में रिस्पेक्ट नहीं करते। और हम बात करें ईद वाले दिन की, और अक्सर आपने देखा होगा कि ईद वाले दिन भी ड्यूटीज़ पे तमाम पुलिस वाले, कांस्टेबल और ख़ास तौर पे जो ट्रैफिक को रूल्स को जो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो भी खड़े होते हैं। तो कितने लोग मुझ जैसे होंगे जो फील कर रहे होंगे यार आज हम लोग मामू के घर जा रहे हैं और ये बंदा ड्यूटी पे खड़ा हुआ है। तो आप लोग उन लोगों को याद भी रखें, भूले नहीं। और दूसरी बात, अली साहब ये बताएं, बचपन में तो आपने याद कर लिया, हाँ। अब जब बड़े हो गए हैं तो अब आपकी एक्टिविटी क्या दिखाती है? ये बीवी बताएं। की खिदमत। अच्छा, लगते तो नहीं है, लगते तो नहीं रहे बीवी की खिदमत। बचपन में हम सबसे पहले माँ से डरते रहे, उसके बाद टीचर से डरते अच्छा, रहे, देख कैसे रहे हुसैन भाई, मैंने क्या कसूर किया? फिर अब बीवी से जी डरते रहे। देख लें। और अच्छा, देखिए माँ से- कितने हम शरीफ लोग हैं कि एक एक बीवी ही के साथ जिंदगी गुजारी जा रहे देखे हैं। देखा आपने, इससे ज्यादा शराफत का बोलबाला क्या होगा? नहीं, ये तो आप अपनी दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। आप कितने खुश तो नहीं है इस बात पे कि भाई एक ही बीवी? आपने कहा अल्लाह का शुक्र उनसे है मेरी पूछिए, बीवी वो बहुत अच्छी। नहीं तो इस पे खुश कौन हो सकता है? लो, मतलब और भैया ये प्रोग्राम बेगम देख रही होंगी, ऑन किया होगा उन्होंने, घर नहीं जाना। भाई बात ये है ना कि ये तो दुख की खबर है ना, पूरी जिंदगी एक ही बीवी के साथ आप बहुत सारी खबरें चलाएंगे, इसको भी चला लीजिए। और दूसरी बात यह है कि हूरों के साथ दरमियान में बीवी भी खड़ी होगी वहां पर। हैं? हाँ, तो अभी- जिंदगी कैसी गुजरेगी? जो यहाँ थी वही वहां हो जाएगी। 70 होगी तो फिर क्या करोगे? लेकिन बीवी एक तो खड़ी होगी ना, खौफ तो आएगा। फिर 69 तो गई। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोगों ने इनके साथ बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा गुफ्तगू, थोड़ा कुछ इधर हुई कुछ उधर हुई, लेकिन हमने इसको समेटते हुए यहाँ पर ब्रेक लेंगे, क्योंकि अब देखते हैं कि ये तो खुद एक मैजिक मैन है, मैजिशियन है, लेकिन ये कुछ और मैजिशियन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो फिर लेते हैं यहाँ पर उस break। मैजिशियन को जरा गौर करके फिर बुलाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उसका कुछ छीन ले, मतलब ऐसा हम उसका कुछ चले बुला लें। देखते हैं कौन कितने पानी में है। तो यहाँ थोड़ी देर पहले हम लोग आपको, अभी तो ब्रेक में जा रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब वापस आएंगे तो इन लोगों के साथ होगा मैजिक, और फिर हम देखते भी हैं मैजिक अपना दिखाएंगे दोनों। हाँ, पक्का। हम अपना अभी थोड़ा जादू कुछ दिखाएं। रह गया, अली से बात कर दो। अब तो मैजिक शुरू होगा। अच्छा, अभी तो जादू शुरू हो गया। लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद ईद स्पेशल के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम अगेन, और आप देखते हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। टाइम वेस्ट किए बिना यहाँ पर कौन आ गया है जी? जादू मैजिशियन मुनव्वर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे गेस्ट ऑलमोस्ट अली रजा साहब, एक बार फिर आपको वेलकम है। थेबो साहब, हुसैन थेबो साहब, वेलकम। और जी बहुत साथ शुक्रिया साथ ये जी, घर में मुझे अगेन- लग रहा है बता रहे हैं कि बेगम मैं बस आने वाला हूँ, तुम तैयार हो जाओ, नानी के घर जाएंगे। छोड़ दे मोबाइल भाई। अगेन ईद मुबारक। अगेन ईद मुबारक, दैट्स गुड। अच्छा मुनव्वर, क्या करेंगे इन दोनों को? कुछ कहना चाह रहे हैं अली साहब आपसे? इधर आओ यार बेटा, ये जरा कार्ड्स लेके आओ। चलें जी, कार्ड आ और गए। एक काम करो, अभी यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि ये कार्ड्स लेके तुम्हें जाना भी है, ठीक है? तो तुम्हारी एक एंट्री मैंने रोक दी। पहले मैंने अली साहब कुछ कहना चाह रहे, पहले नहीं मेरे से बिल्कुल छोड़। ठीक है। अली साहब आप कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जरा आप कहिए। मैजिशियन है? जी हाँ। हाँ। वेरी गुड यार, एक दूसरी बीवी आ सकती है। नहीं वो कह रहे मेरी हो जाती ना। अच्छा वो जी थे वो साहब, वो बंदा था, तो वो एक उसने चिराग रगड़ा यूं करके अलादीन। चलाया, उसने कहा जिन भाई जी, जरा जी। कोई उसने आके कहा होगा क्या हुक्म है मेरे क्या आका? हुक्म है मेरे आका। जी, जी। उसने कहा जनाब वो थोड़ा नुस्खा बता दें कि बीवी को कंट्रोल कैसे ओ। करें। तो इसका जवाब मिला? इसी चक्कर में तो मैं ये एक धंधा शुरू किया जो मुझे भी नहीं आता। तो आपके पास कोई ऐसा जादू है कि जिससे बताना नहीं, बीवी कंट्रोल हो जाए? बीवी ना सुने, बताना नहीं नहीं, किसी मेरे को। पास ऐसा मैं बड़ा सादा मैजिशियन हूँ और हॉनेस्ट मैजिशियन हूँ। मैं पहले ही आहिस्ता बता देता हूँ बताओ। कि मैं ट्रिक्स करता हूँ। आहिस्ता बताओ, सुन लेगी, उसके लिए कोई कंट्रोल करने की नहीं कोई है ना? चीज़ नहीं, कोई कुछ भी नहीं। पर फिर नहीं, ये कहना था ना मुझे, वो तो मैं खुद पहले नहीं अप्लाई कर चुका हूँ। ये लक का गेम है भाई। अच्छा हाँ, ये लक का। चलो हुसैन साहब एक्टिव हो जाएं जी। अच्छा क्या जी, कर रहे पहले हैं? तो आप एक्टिव हो जाएं। वो ये कि आए। यहाँ पर 10 कार्ड्स हैं। पहली बात, पहला फैक्ट,
दूसरी बात ये कि 5 तरह के हैं, यानी हर कार्ड का डुप्लीकेट मौजूद है। अच्छा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लेट सपोज 4 है तो यहाँ कहीं ना कहीं पे ये 4 मौजूद है। इसी तरह से यहाँ जैक है तो एक जैक और होगा, 3 है तो एक 3 और होगा। और मैं इसकी थोड़ी सी तरतीब शफल कर ले, बिगाड़ चलें देता हूं, जी। ठीक है। ओके। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 और एक 5 कार्ड्स तो मैंने यहाँ पे रख दिए फेस डाउन, और ये 5 कार्ड्स मैंने रख दिए फेस अप। ओके। अब आप डिसीजंस लेंगी। मजे की बात ये है कि वो डिसीजंस होंगे मेरे, क्योंकि मैं आपका माइंड कंट्रोल करूंगा, और आपको पता है कि मैं ये आपके शो में पहले कर चुका हूँ। हाय अल्लाह। तो अब आप मेरा करें ना। हाँ, अच्छा। उनका करना था ना। तो फिर उनका कोई बात नहीं, वो ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ हो चुका है हुसैन भाई, मजा आएगा। इस सेगमेंट में आप सबको मैं यानी ठीक है। इसमें बारी Involve बारी कर रहे हैं। सबको मिलेगी, अच्छा सबको जी, मिलेगी, चलें, ठीक है। ठीक है। तो मैं स्पेलिंग करूंगा बेसिकली लास्ट 2 कार्ड्स मैच, ठीक है। लास्ट 2 कार्ड्स मैच। आपकी ड्यूटी ये है कि पहले तो आप मुझे ये बताएं किस गड्डी से स्टार्ट लूं। सेकंड ये कि जब मैं स्पेलिंग कर रहा हूँ तो एक एक कार्ड नीचे जा रहा होगा एक अल्फाबेट के साथ। जब आपका दिल चाहे मुझे कहें चेंज, मैं गड्डी चेंज कर दूंगा। अब काम शुरू करते हैं, समझ में खुद आ जाएगा। पहला डिसीजन आप ये लीजिए, यहाँ से स्टार्ट करूं या यहाँ से? तो वो वाला कर ले। यहाँ से। तो ये आपका पहला डिसीजन मेरी मर्जी के मुताबिक, ठीक ओए है। हाय, हाँ, मेरी होशियारियां मर्जी तो के देखो मुताबिक। इसकी। अब मैं लास्ट, ठीक है। तो एल और एक लेटर, ये एक क्या कहते हैं कार्ड नीचे। आप चाहें तो मुझे चेंज कह सकती है, मैं गड्डी स्विच कर लूंगा, ठीक है। नहीं, मुझे करना क्या है? यानी जब भी आप चाहें तो मुझे नहीं, गड्डी नहीं कह चेंज सकती करना, हैं। नहीं चेंज नहीं करना। तो मैंने अभी वो क्या इसलिए करना? कि शफलिंग हो रही है इनकी। अच्छा। हाँ, तो जब आपका दिल चाहे आप मुझे कह सकती हैं कि गड्डी चेंज कर लें। तो एल हो चुका। ए, क्या आप चाहेंगी गड्डी चेंज करूं? हाँ कर लो। अच्छा, तो ठीक है, ये आ गया। और ये एस, क्या आप चाहेंगी गड्डी चेंज करूं? नहीं बस। नहीं, ठीक है। तो ये टी। अब इसका मतलब ये है कि लास्ट की स्पेलिंग हो गई और एक पेयर हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। गेम में रह गए 8 कार्ड्स। मौजे सर, आपकी बारी आती है। बताइए यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से? यहीं से करें। यहीं से करें। तो जी। लास्ट हो चुका 2 की जानिब हम जा रहे हैं। ये हो गया 2 ठीक। W वाह, और ओ यहीं से या वहां से? यहीं से। यहीं से। ओ अच्छा, ठीक है। तो ये यहीं से, आपने तो स्विच ही नहीं किया और ये 2 कार्ड्स इस गेम से एलिमिनेट हो गए। मौजिज जनाब सर, आपकी बारी। यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो लास्ट 2 कार्ड्स की स्पेलिंग शुरू कर रहा हूँ। सी चेंज करना है क्या? नहीं। ए जी ठीक है। आर डी एस, ठीक है जनाब। हाँ, ये लीजिए, ये 2 कार्ड एलिमिनेट हो गए। लास्ट टर्न के लिए फिर मैं आपके पास दोबारा हूँ। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से वहां से ठीक है। लास्ट 2 कार्ड्स तक पहुंच गए। मैच की स्पेलिंग अब मैं कर रहा हूँ, बताइए। एम स्विच करना है? हाँ करना है। देखा, आप नहीं करने वाली थी, मैंने आपसे करवा दिया। ए टी, बस। अच्छा ठीक है। सी, बस। ओके। एच, लास्ट 2 कार्ड्स मैच। और ये सारी स्पेलिंग्स हो चुकी और ये तमाम तर डिसीजंस यहाँ पे जो लिए गए वो आप लोगों ने लिए। ये मैंने जरा चेक कर लिया कि सब कुछ सही है या नहीं। और वादे के मुताबिक ये रहे लास्ट 2 कार्ड्स। शुरू में भी गड्डी शफल हुई, उसके बाद सारे डिसीजंस आपने लिए। जब आपने कहा वहां चले जाओ, मैं वहां चला गया। जब आपने कहा रिवर्स हो जाए, मैं हो गया। लेकिन देखें लास्ट के 2 कार्ड्स मैच। Well done। आप वाकई जादूगर हो। इतना आप हम कुछ लोगों कर ने वो सकते हो किया। हमारे लिए, थोड़ी हिम्मत करो आप हमारे लिए। बहुत बहुत हमारी शुक्रिया। सुई वही रुकी हुई है। हाँ, लेकिन मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एक बात नहीं बताई थी जो मेरा बिग फिनाली था। हाँ। वो ये कि ये लास्ट 2 कार्ड्स मैच हो गए हैं। लेकिन ये तो जरा देखिए कि इस 4 के साथ यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 4 ही है। इस जैक है, 3 के साथ 3 और 7 के हाउ साथ 7। पॉसिबल, हाउ क्या पॉसिबल बात सर, है। कैसे हो सकता है? वेल डन। ये तो Very well मैजिक done। ट्रिक्स तो नहीं कर भाई सकते, आप तो magic हिम्मत लगता है। करो, आप कोई और काम भी करो और जो हमारे काम थे उनके भी थोड़ा नजर में रखो। आप कर सकते हो। मैं माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में एक ही बार अंडर वाटर स्केप हुआ है, वो मैंने ही किया था। अच्छा। और माशाल्लाह। एक ही बार यहाँ पर अपसाइड डाउन हैंगिंग स्ट्रेट जैकेट स्केप हुआ है। अच्छा। हाँ, वो ब्रिटिश गॉट टैलेंट और ऑस्ट्रेलियन गॉट टैलेंट में हुआ था। बहुत बड़ा स्टंट था। उसमें होता ये कि इस तरह का एक ट्रैप होता है जो सिर्फ रस्सी से बंधा हुआ है और उसमें अच्छा। दोनों जगहों पे डैगर्स मौजूद हैं। अच्छा एक-एक बात फिट सुनिए, के। ये बताएं कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये दुनिया में लीगली ये अलाउ है ये करना? हाँ, मैं तो तो आपको यहाँ पाकिस्तान में इसके पैसे क्या मिलते हैं, क्या कमाते हो?
ये रियासत- बताना फंस जाओगे अभी। हाँ मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पर वो हूँ, एग्री हूँ। एग्री मुत्तफिक हूँ। नहीं तो इसमें आपकी रियासत आपकी क्या हेल्प कर सकती है कि अगर आप बाहर जाके अपने आप को पाकिस्तान को प्रमोट मनवाएं? करें, अच्छा है। रियासत ये कर सकती है कि यूके का वीजा लगवा दे, दुनिया के वर्ल्ड चैंपियंस आ लेकिन थेबू वहाँ देखा नहीं आपने, वो डब्बे में से लड़की निकल आती है, उसकी यहाँ से गर्दन कटी हुई होती है। ये तो सब मैं यहाँ ये तो करता सब हूँ। मैंने- ये आप कर सकते हो। मैं करता हूँ। मैं क्या लड़की कहते हैं, का है? पाकिस्तान गॉट टैलेंट एक ही बार हुआ है पाकिस्तान थेबू में। सब अभी टिके हुए बहुत लड़की बड़ी का, बहुत बड़ी नहीं तो production कहाँ है ना। डब्बा कहाँ है, लड़की डब्बे वाली लड़की का है, लड़की डब्बा का है, दोनों चीजें चाहिए। आप करो इस पे, हमारी कोई आपको हाँ। हेल्प चाहिए आप बताएं, हम क्या आपको बात है, प्रमोट ग्रेट। कर सकते चलिए हैं। जी, नहीं तो सेकंड ट्रिक मैं- रेडी करो मुनव्वर। आपके साथ भी यानी आपके चैनल पे ये सब कर जी चुका जी हूँ। जरूर जरूर मुनव्वर, बिल्कुल आप दोबारा second आए। trick मेरा तो ready है? करंट अफेयर्स का शो है, मुझे ये जादूगरी नहीं आती। हम तो वहाँ लेकिन वो जादूगरी, डब्बे वाली लड़की का जिक्र है। हाँ डब्बे लड़की वो कहाँ है? यस वो का। चलिए जी सेकंड ट्रिक Second। करते हैं, देखिए क्या अच्छा। करते हैं जी। नाज़रीन, हाँ, ये आप लोग जरा इस वक्त लेके देख रहे हैं ईद स्पेशल और कपड़ा उस पे मुनव्वर हटा दो। जो है मेरे गेस्ट को एंटरटेन करें और किसको लेके आ रहा है, जबरदस्त लड़की वो मैजिक डब्बे लेकर- वाली? नहीं, नहीं। आपने कहा कपड़ा हटा, हम खुश हो गए यार। अच्छा जी, चलें जी। देखें, ये है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मींस कुछ देर बाद क्या होने वाला है। ठीक है। ओ प्रेडिक्शन, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे साथ वेगस चलें। खैर, और ये देखें, ये 5 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो ये 5 चॉइसेस यानी 5 मार्कर्स मैं आपके पास यहाँ रख देता हूँ, ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए एक अदद स्केच मौजूद है। ठीक है जी, कार्टून बना हुआ है, बैलून लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है जी। तो आपको इनमें कलर्स भरने होंगे। हमने ठीक हो गया यहाँ तक? ओके ठीक है। अच्छा, ये 5 चॉइसेस है आपके पास। अच्छा, इनमें कोई एक ऐसा है जिससे मैं आपको कहूंगा कि साइन कर दीजिए, तो साइन ये ब्लैंक जगह पे कर दीजिएगा अपना। आपका ऑटोग्राफ चले जाएगा ना मेरे साथ फिर शो। यार मेरा अकाउंट खराब करेगा, ये मेरा अकाउंट नंबर पे दूसरा साइन कर नहीं, दिया। ऑटोग्राफ मैंने आपका वो पिन कोड नहीं मांगा। देखा नहीं? ठीक है, अच्छा अली साहब ने ऐसे बोल। ठीक है? अच्छा जी। तो आप नहीं आपने सिग्नेचर कहा था, आप अपने अल्फाजों से घूमे ये नहीं। तो वो डब्बे वाली लड़की का है। ऑटोग्राफ ना, ऑटोग्राफ है ना। डब्बे सर, आप वाली भाई, entertaining। भाई वो डब्बे वाली कहाँ है? हम इंतजार कर रहे हैं, कपड़ा डलेगा उसमें से लड़की निकलेगी। उसका जब तक हम ना बोले उसका सर कलम नहीं करना है। सही है, ठीक है। तो हमारे कहने के बाद उसका सर कलम तो करना। इसमें एक तो ये बैलून, ठीक है। एक ये इसकी टाई, हाँ। एक ये इसके शॉर्ट्स, अच्छा। और एक ये इसके Shoes, शूज। ठीक इन है। 4 में कलर भरे जाएंगे और किसी एक मार्कर से यहाँ पे साइन किया Done जाएगा। हो गया। अच्छा, ये लीजिए। और हाँ अब एक बात का ख्याल रखिएगा, वो कौन ये सा? कि नहीं, मेरे सामने नहीं लेना है ना। अच्छा। हाँ, यही तो बात है, यही तो अरे, मैच है। तो ओके इसलिए ना मैंने कहा शायद- आप अपना पहले माइंड बनाएंगी पक्का कि मैं कौन सा मार्कर पिक करने लगी हूँ, ठीक है। भाई और देखो, उसके बाद चेंज नहीं करना है आपको। अगर हमारा माइंड पूछना है तो हम उधर डब्बे की तरफ ही है अभी तक। हमारा माइंड इधर नहीं ठीक है। है, तो जो अच्छा भी जी, मार्कर ओके। पिक करें, हाँ पहले अपने जहन में सोच लें कि मैं ये मार्कर पिक कर रही हूँ, उसके बाद आप चेंज नहीं करें। ठीक है ठीक है फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसे आप कहाँ पर फिल अप करें कलर को, ठीक है। ठीक है। और इस दौरान मैं इंसाफ की जानिब, चलें, जो ठीक है। जिनका जहन गर्ल की जानिब अटका हुआ है ना, उनको entertain कर- डब्बे की तरफ, डब्बे की तरफ। उनकी जानिब देख रहा हूँ। तो डब्बे में लड़की तो है, हाँ। कैसे वो बोल बात सी बात। इसका जिक्र बाद में। अच्छा उनका ठीक है, जिक्र पहले बाद डब्बा में। तो आए। बाद में तो उसका सर भी कलम करना है इन्होंने। हमें फिर परवाह नहीं है। तो ठीक है, रेडी हो आप गया अपनी जी। ड्यूटी तो नहीं भूल गई ना इस नहीं, साल? अच्छा नहीं। तब तक आप मेरे से बात करें ना। हाँ, मैं आपसे ये बताएं लड़की कैसी है? नहीं, अभी बातें नहीं कर उठा ले। सिर्फ मैं आपको ये देख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ ना देखूं, मुझे तो ठीक है? बता दो ना और जब यार। आप एक मार्कर उठा लें तो मुझे यस कह भाई, दीजिएगा। आप- तो सिर्फ यस से हाँ। आप मार्कर उठा चुकी हैं। आप डब्बे वाली लड़की तो बता दें तो कैसी है? कतरीना जैसी है? करीना अच्छा, नहीं। अगर आप वो मना इजाजत दें तो करता। मैं खुल के जवाब दे देता हूँ। हाँ, क्योंकि ये देखिए, क्या हो रहा है मेरे प्रोग्राम में? man of कतरीना the क्या house तो बात आप है ना। करीना और कतरीना तक भाई पहुंच गया, अल्लाह ही खैर करे। तो मैं वैसे वैसे सच बताऊं, वो कुड़ी वैसे लड़की निकलती है? उसको खुद क्यूरियोसिटी है बहुत बहुत और है, भाई मुझे बिल्कुल बता। मजाक से हटके आपको एक बात बताऊं, लक्स स्टाइल अवार्ड में अली जफर साहब को गाते गाते स्टेज से गायब करके अवाम में बिठा दिया था। और ऐसा नहीं दुनिया में पहली दफा हुआ था, टोनी अवार्ड से अब आप मुतमईन हो जाए, कुड़ी भी आ सकती है। वहां भाई, पे हुआ था। अच्छा, नहीं, अभी अच्छा, आपका जवाब नहीं दिया मैंने। अच्छा मेरी ये बात सुने, तमहीद थी। मेरा पोर्शन खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये ये तमहीद कहीं मुझे गुम ना कर दे। ये ना मैंने अपने तमहीद घर जाना है भाई, ईद का दूसरा दिन है, मैंने अपनी बेगम को ससुराल लेके जाना है, मुझे जाना है। नहीं 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 रुक जा, अभी तो बड़ा नहीं, से पूछ- बड़ा एंटरटेनमेंट हो।
तो बेसिकली बात ये कि उसके मैंने पैसे भी लैक्स में लिए थे ना, ये उसकी सारी तैयारी भी की थी। हाँ चले जी हम इसको तरफ चलते हैं, हम लोग सस्ते वाले पे आ जाते हैं। चले जी तो इन 5 में से पहले अपना जहन बनाएंगी आप, फिर एक मार्कर पिक करेंगे। ठीक है, डन हो गया, बन गया बन गया बन कहेंगे गया। आप। चले जी बन गया बन गया जनाब। जी सर, उठा लिया मैंने, आप उठा इतनी लिया। अच्छी ड्रेसिंग आपने की हुई है, ये एम का क्या मतलब है? मैंने अपने सूट समझ। एम लगाया हुआ है ना आपने? जो आपने मार्कर उठाया है वो आप इसके जूतों में कलर कर दीजिए ठीक। और लंबे लंबे स्ट्रोक लगाइएगा, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन भरना नहीं है। जब हो जाए तो बोल दीजिएगा हो गया। आपने इधर मिरर में देख रहे हैं ना, ये शीशा हटाएं भाई। ये लो। नहीं मजा आ- चले जी मैंने भर दिया फटाफट। अच्छा, तो टाइम दे इस रहा हूँ, मार्कर टाइम। एक साइड आंख पे से रख उधर दीजिए। देख रहा है पीछे। दूसरा मार्कर उठा लीजिए। दूसरा भी उठा लूं? हाँ अच्छा इसके उठा पास लिया, कोई गिलासेस हैं जो उठा पीछे लिया देख उठा रहा लिया। है। अब क्या करना है? साइन कर दीजिए इससे अपना। अच्छा कर दिया। अब क्या करना है? एक सेकंड, और इसी से ना बैलून में कलर भी कर दीजिए। अच्छा ओके जी कर लिया। मैं अब सभी इसे इसको साइड उठा- पे रख दीजिएगा। साइड ओके पे रख रख दिया। दिया। एक दोनों। और उठाइए। अब क्या करूँ, एक और भी लूं? हाँ। उठा लिया। इसकी चड्डी रख दे। चड्डी रख दे। ये आप शॉर्ट्स में कर दीजिए। तो चड्डी बोल देना, शॉर्ट। बड़ा इंग्लिश आ गया भाई। चड्डी रंग दी। जी चड्डी रंग दी मैंने। नेक्स्ट इसे रख दीजिए। जी एक और उठाइए। सर बना ले। जो साहब ने कहा है वही कर दीजिए, टाई कर दीजिए। बेटा अब तो तुम वो कहोगे जो हम कहेंगे। अब आप नहीं कहिएगा। अच्छा अभी बाकी है कोई मार्कर? हाँ अच्छा इससे साइन कर दीजिए। इससे भी- साइन भी कर दे, थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बना दे। नहीं सिर्फ साइन कीजिएगा। अच्छा हाँ आप लोगों ने मेरी जॉब बड़ी डिफिकल्ट कर दी। मुमकिन है ये गलती हो जाए। बड़े बड़े लोग आ गए तो क्या करें अब? अच्छा ये प्रिडिक्शन थी, शुरू से मैंने आपको कहा हुआ था, ठीक है, कि कुछ देर बाद क्या होने वाला है यहाँ पे मौजूद है। अब जरा मुझे तो दिखाइए पहले, मैं तो सेटिस्फाई हूँ। ये सब कुछ हुआ है। अच्छा देखें भाई ये हुआ है। अब ये क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, कुछ झूठ बोल रहे हैं। हाँ छुप कर फूंक मारी इन्होंने, ये देखो। देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग पहले से बनी हुई थी और इसमें ये येलो बैलून में अरे यार ये तो कमाल है। और मेरा नाम भी रेड जो है सन। आपकी टाई में मौजूद है, शॉर्ट्स में ग्रीन है और ये ब्लू में है। और आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तो एक जगह पे गलती हुई थी जिसको मैंने बाद में सुधारा और ब्लैक से आपसे साइन भी करवाया। वेल डन भाई। यार और very पेपर good। भी होंगे ना, ये तो हो सकता तुमने सब जगह की हो। अरे हाथ से कहते नहीं बताओ। भाई मेरी बात सुने। अच्छा सुने, ये तो उसी पे है। भाई मेरी बात सुने। नहीं इन्होंने सही पॉइंट आउट किया और मैं चाह रहा था आप दोनों में से कोई एक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं वो इसी तरह से बने थे। जरा भी आपको फर्क नहीं लगा। तो और सब अब ये कैसे खा बने लिए। हुए हैं? इसलिए कि मैं ये पहले भी परफॉर्म कर चुका हूँ। यार ये कैसे पॉसिबल नहीं तो आपको कैसे पता चला कि वो पेन कौन सा उठाएगी? हाँ मतलब आपको जिस तरह से आपसे सारे डिसीजंस अभी थोड़ी देर पहले कार्ड्स में मैंने लिए थे, तो ये डिसीजंस भी आपसे मैंने लिए कि अब आप कौन सा उठाएं। सिंपल। ये कैसे हो सकता है यार? ये क्यों नहीं हो सकता? आपको याद नहीं है जब हमारे साथ हनी नहीं 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 अभी तो देखो मैं अपनी मर्जी से उठा रही हूँ ना। हाँ मेरी मर्जी से उठा रही है ना, मैं आपके करीब बैठा ही क्यों हूँ? तो आज आप घर जाओ, मैं इसकी मर्जी से चलने लग गई हूँ। अब तो तेरे सब पक्का यकीन कुड़ी आ सकती है। यार ये तो आपने बाकी कमाल कसम कर अब तो मुझे दिया। पक्का यकीन हो गया। ये पकड़ भैया तो आओ बेटा। भाई ये- वाह, जबरदस्त। जबरदस्त है। जनाब, शुक्रिया। भाई आपने कमाल कर दिया यार। आपने तो कमाल, तुसी तो कमाल हो भैया। मैं तो खुद सोचो में पड़ गई इतनी देर की, मैं ऐसा सोचा और उसने कैसे कह दिया। अब आपने एक मेहरबानी करना है, हमें गुम नहीं करना है, बस ये समझ लें हमें घर जाना नहीं, है। आपने कहा ना अली जफर को गुम कर दिया। डब्बे का क्या होगा? वो अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं।
चलो सिखा सकता हूँ। मत्थे लगाने सीख। नहीं इतना लंबा काम नहीं, डब्बा बुलाओ अभी मैं। सिखा दूंगा ना, अभी अभी यहाँ पे इसी वक्त 2 मिनट लगेंगे। डब्बा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ, तो पहली स्टेप तो आप पहला स्टेप तो लेना पड़ेगा हम नहीं सीख रहे भाई। बेसिक्स से ही तो पता चलेगा ना फिर सुपरलेटिव डिग्री क्या है। आप राजी हैं डब्बा मंगवाने सीखने? यहाँ आएगा तो फिर जाएगा थोड़ा ही। फिर जाएगा तो हमारी मर्जी से ना। बातें ऐसा होता है अक्सर, लोग कहते हैं यार ये वैसे डब्बा सबसे मुनव्वर ये बताओ कि आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो आपने मैजिक किया क्या किया था? मैं वही बता रहा था, बात अधूरी रह गई थी। तो वो इस तरह का पंजा था, उसमें दोनों जानिब डैगर्स लगे हुए थे और वो सिर्फ एक रस्सी से बांधा हुआ था। यानी अगर वो रस्सी ना हो तो वो पंजा इस तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है। इसके नीचे मेरे पैरों को बांधा गया हाँ और मैं अपसाइड डाउन था। मुझे स्ट्रेट जैकेट जो खतरनाक पागलों को पहनाई होती है ना, कि वो एक दूसरे पे हमला, ये ड्रीम वर्ल्ड में किया था मैंने। उनके सालगिरह थी, 25वीं सालगिरह थी शायद उनकी, तो बहुत बड़ा इवेंट था। उसमें मुझे जकड़ा गया, वो एग्जामिन स्ट्रेट जैकेट थी। फिर क्रेन के जरिए वो पीछे ऊपर लेके चले गए उस पंजे को, तकरीबन 30 फीट हाइट पे। और 2 मिनट, अच्छा वो रस्सी जिसने रोका हुआ था ना उसे, उस रस्सी को आग लगा दी गई। अच्छा। तो फिर उसके बाद जो है मुझे अपनी लाइफ और डेथ की जंग लड़नी थी वहाँ पे, यानी अपनी बका की जंग लड़नी थी। 2 मिनट 13 सेकंड से पहले तो मुझे लोगों के सामने कोई स्क्रीन नहीं, कोई पर्दा नहीं, कुछ भी नहीं, स्ट्रेट जैकेट से निकलना था। स्ट्रेट जैकेट से निकलने के बाद टिपिकल होता है। हाँ, फिर मुझे एक हाथ से लटक के एक पाँव अपना खोलना है, फिर दूसरे हाथ से लटक के दूसरा पाँव खोलना है, फिर उसके बाद अपने आप को बैलेंस पोजीशन में लाके नीचे मैट्रेस पे जंप करनी है। अच्छा बात सुनिए, ये देखें जैसे ये प्रेडिक्शंस होती हैं, तो जैसे नास्ट्राडामस था, आज तक हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस उनकी थी। उसने कहा था कि 9/11 कहा था, उसने कहा था ईरान का बादशाह, उसने कहा था जॉन एफ कैनेडी को गोली लगेगी, वो फ्रांस का था। वो बेसिकली डबल PhD था। अच्छा। वो पढ़ के वो इल्म से सब कुछ करता था। सही। उस वक्त क्वीन उससे डरती थी फ्रांस में, और वो जो कहता था वो सच होता था। तो जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके बेटे ने भी प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दी, और उसने कहा कि फलां गांव में जो झाड़ियां हैं उसमें आग लग जाएगी। तो लोग परेशान थे कि जी इसके बेटे ने कहा है, तो वो तो कुछ था ही नहीं क्योंकि उसके पास इल्म तो था नहीं। तो वो खुद गया और उसने आग लगाना शुरू की, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। आप ये बताएं कि ये सारा कुछ आप इल्म से करते हैं या आप कुछ पढ़ते हैं या आपके पास कोई टेक्निक है? ये लड़की कैसे लाते हैं डब्बे में? फिर वहीं पर आ गए आप। कितनी कुछ सीरियस तमहीद चलते चलते अच्छा मैं इतनी देखो भाई, कितने भी हम सीरियस हो जाएं, आपने डब्बे में लड़की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बाद में इन्हीं को होगी, अपनी एहलिया से कि आप कहाँ अटक गए थे। फिर बोलोगे ये डब्बा छुपाऊंगा। भाई ये प्रोग्राम अभी आने और जा रहा है। बात सुने, वो जब देखेंगी ना, हो सकता है अभी तो किचन में हो, और जिस दिन वो डब्बा ठीक है आ भी गया, बाद में यही कहते रहेंगे इसको गायब कर दो, गायब कर दो, गायब कर दो। तो ये आप कैसे करते हैं? आप तालीम में कोई पढ़ते हैं या जादू है? आज हमें नॉलेज मिल ही जाए। मुख्तसरन बता देता हूँ। देखें, मैजिक की अलग अलग ब्रांचेस हैं। कुछ होते हैं जो कार्ड्स के मैजिक करते हैं, हाँ। सब में करीब रह के ठीक है, करते हैं, ठीक, हाँ। चीजें, सिक्के, कॉइन्स, धागे वगैरह ये सब। अच्छा, कुछ होते हैं जो स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ होते हैं ग्रैंड इल्यूशनिस्ट। ग्रैंड इल्यूशनिस्ट बेसिकली वो होते हैं कि जिनके प्रॉप्स बड़े होते हैं। अब जैसे अगर मुझे खाली हाथों में रुमाल निकालना है तो स्टेज मैजिक हो गया। लेकिन अगर मेरे पास कोई अच्छा फैंसी सा बॉक्स है जिसे मैं लोगों को दिखाऊं, खाली है, वो कन्वेंस हो जाए, फिर उसके बाद बंद करके इशारा करूं और उसे खोलूं तो एक गर्ल अपेयर हो जाए, तो ये ग्रैंड इल्यूजन हो गया। यानी उसका स्केल बड़ा है। जादू तो वो भी नहीं है, स्केल बड़ा है। वो मतलब 2000, 3000, 10,000 का क्राउड भी सामने हो तो उनके लिए वो विजिबल है। तो उसकी पोजीशन बड़े स्टेजेस पे बनती है ग्रैंड इल्यूशनिस्ट की। अच्छा, इसी तरह से हमारी फील्ड में आ जाते हैं फिर हिप्नोटाइज करने वाले और माइंड रीड करने वाले भी आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो भी ट्रिक्स होती है। अच्छा, अब मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये बहुत आसान है। मैं आपके चैनल के Used to जो है ना अपनी एक ऑडियंस बिल्टन करूँ जो मुझे सुपरनैचुरल पावर्स का माहिर समझे या साइकिक करे। हाँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं साफ बता देता हूँ ट्रिक्स है। और इससे मुझे फाइनेंशियली नुकसान होता है। फाइनेंशियली नुकसान ये होता है कि मैजिक की फील्ड में जो सबसे हाईली पेड आर्टिस्ट है ना, वो है माइंड रीडर्स। लेकिन उनको साथ में झूठ बोलना पड़ता है, अपने क्लाइंट को ये यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं साइकिक पावर्स मुझ में एग्जिस्ट करती हैं, मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज करता हूं, तो वो ये करते हैं। बहुत जबरदस्त दिखाया इन्होंने माशाल्लाह। और कोई है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। अच्छा, अली साहब को इंटरेस्ट देर में जी तो आप अपना पूरा मैजिक दिखा चुके होते हैं।
इतने में तो डब्बे में वो लड़की तो है। इस सूरत डब्बा में भी आ कि सकता अगर था। आप मुझसे सवाल ना करते, अगर आप सवाल करें और अगर आप मुझे कहें कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ये सवाल चाय करने ठंडी हैं। हो जाएगी। रहमान चाय लेकर आओ जल्दी से, हाँ, शाबाश। चाय तो लाओ यार। हाँ चाय चाय उधर पिलाओ यार, ठंडी चाय। होगी, मेरे ख्याल में बहुत ही ठंडी हो गई होगी। यस। अच्छा जी, एक काम कीजिएगा, वो ये कि अच्छा आप थोड़ा सा दूर हैं, लेकिन चले जब मुनासिब समझे ना बस स्टॉप कह दीजिए। नहीं वो आपको कहना ठीक है, पड़ेगा। ठीक है। नहीं अभी तो मैंने फिलिपिन नहीं शुरू की करे, करे। बैठ जाओ बैठ कहीं जाओ पे बैठ स्टॉप जाओ। कहिएगा। शेफल आप दोनों हाथ से करेंगे, एक से करेंगे? नहीं मैं अभी शफल ही नहीं कर रहा। करें। अच्छा वैसे कोई बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट दे दिया। ये भाई तमाम तर कार्ड्स डिफरेंट हैं, ये मैं भूल गया इस बार। अच्छा जी जनाब मौजिद सर, कहीं पे स्टॉप कह दीजिएगा। यस, रोके। शुक्रिया। अच्छा इस कार्ड को ना यहाँ रखा रहने दीजिएगा और यहाँ पे इसके नीचे या बस हिले, हाँ इस तरह से। अच्छा एक चीज और है, वो आप अपनी पोजीशन में ले लीजिएगा, ये बस ऐसे ही बंद रखिएगा। अच्छा और अपने- हाथ में रखूं? हाँ अपने पास रखिए। लाए मुझे। अच्छा नहीं 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 लीजिए आपके लिए। अच्छा अब खड़ा होना पड़ेगा। आए हाय हाय। आओ भैया इधर आओ, मेरे दोस्त, मेरे नौजवान दोस्त, अब तुम्हारी बारी आ गई। वो ये कि जरा ये इस तरह से इसे पकड़ लें। अच्छा वो बचपन में वही गेम होता था, वो कभी अगर खाली पीरियड मिल जाता था तो वो हाँ। टिक टैक टो खेलते थे, वो यानी जैसे वो तीन अगर एक जगह पे आ जाएं तो फिर वो जीत जाते हैं ना। इस अच्छा, तरह का। मैं अच्छा, इससे बड़ा अच्छा, माहिर मैं होता था, समझ मुझे गई। ये नहीं वो पता नहीं- आपको भी याद है या नहीं। याद ऐसे है। मैं आपकी क्रॉस बातें लगाते सुनता था, हो, ये वो ठीक। ऊंट पे बैठना और वो कोई रंगीन चश्मा आपने बताया था, पता नहीं क्या, वो बड़े मजे की बातें थी। खैर तो अच्छा। हम ये टिक टैक टो खेल रहे हैं, समझ लीजिए कि आप हैं एक सल्तनत के मालिक। ये नहीं, मेरी समझे छोटी सी क्यों? रियासत है। वो तो है, समझे क्यों? वो तो है सल्तनत के मालिक, तो इसीलिए तो बार बार डब्बे का पूछ रहे हैं। ठीक है? सल्तनत के मालिक पता है वो क्यों नहीं हो सकते? हाँ। क्योंकि सल्तनत का तस्वुर जंग अजीम दोयम के बाद खत्म हो गया। चलो भैया वो अपने घर के बादशाह आगे चलें जी। ठीक है, तो सल्तनत का मतलब है ऐसी रियासत जिसने दूसरी रियासतों पे कब्जा किया हुआ, अरे तो वो वाह। दूसरी जंग अजीम के बाद हाँ, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा जी तो फर्ज कर लेते हैं पुराना वक्त है और ये मेरी रियासत है और आप जो है मुझसे ताकतवर रियासत है, हमलावर होने लगे। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किस्म की चॉइसेस हैं। आप किस जानिब से मुझ पे अटैक हमलावर होने करेंगे। लगे? चलें जी अटैक चलिए करेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट साइड से। ये इस साइड Yes. से, तो कहाँ ऊपर भी ऊपर से। नीचे? ऊपर रखें ऊपर। यहाँ ऊपर हाँ। ठीक है, चले जी मुनव्वर खान साहब आपकी रियासत पे हमला हो गया है। चलें जी। अच्छा जी, अब आपने मुझ पे हमला कर दिया तो मैं अपनी रीइंफोर्समेंट्स बुला रहा हूँ। ये मेरी अब आपकी बारी फिर आई। रीइंफोर्समेंट्स आ गई। ठीक है जी। आप क्या कहेंगे? उस तरफ से हमला, किस तरफ से? सीधे हाथ से। अगर यहाँ से हमला करते हैं तो आपका गेम ही खत्म हो जाएगा, आप हार जाएंगे। हारने के लिए खेल रहे हैं या भूल गए बचपन में? भाई हमारी मर्जी हमारी मर्जी। हमारी आप अपनी- मर्जी हाँ। है। नहीं हाँ। नहीं, जीतने के लिए खेल। नहीं, नहीं, क्योंकि नहीं। जीत जाते हैं ना अगर आप, तो इसका एक रिवॉर्ड है। भैया चलिए जी, आप नीचे आ जाइए। नीचे आ जाइए। नीचे में भी आप हार जाएंगे। अबे तो जीतेंगे कहाँ? आपको खेलना ही नहीं आता, इसका मतलब है नहीं आता। तो भाई हमें क्या बताया? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे, मेरी तरफ कर लो। आपकी तरफ कर लें। हाँ, आपको नहीं यस खेलना। मैं खेलती हूँ, मुझे आता है। आप हाँ, चलो मैं बताओ। चल चुका हूँ। हाँ जी, आपने वो उधर ही लगाए, हम बता रहे हैं यहाँ उधर लगाए। ऊपर लगाए ऊपर लगाए। ऊपर लगाए मैं तो आप हार तुम्हें, जाएंगे। मैं अगर हारूं, मैं जीतूंगी नहीं, मैं तुम्हें जीतने भी नहीं दूंगी। लगाओ वहां आप पर। हार ही तो रही हो यहाँ लगा के। तुम छोड़ो ना। दोनों को ही नहीं आ रहा। इधर लगाओ इधर लगाओ। किधर? इधर लगाओ। हाँ। तब भी हार रही हो। अच्छा ये तुम सही हो, तुम अपने क्योंकि ये यूं बन रहा है। अच्छा ये अपने, अच्छा तुम अपने साइड में चलो, लगाओ यहाँ पर। पहले हमारी बारी थी, पहले तुमने अपना जीरो लगाया है ड्रामे। मेरी बारी। क्यों पहले 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 मुझे देते ना बारी। पहले मेरी बारी, मेरी रियासत, आप हमलावर होने की यारी जगह तो लगाए। देखो इसकी। लो, फिर आपने यहाँ पे से आए अपनी इन्फेंट्री। यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। मैंने यहाँ लगा दिया। आप यहाँ लगाओ। अब आपकी बारी है। अब यहाँ लगाओ। क्या अल्लाह, किसी को तो ये चलो 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 आ गया मैं समझ गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन हो गया। ओह, ये डेंजर मूव है वैसे। नहीं तो कोई जब टेंशन हमने नहीं, कहा तुम था यहाँ होशियारी- लगाना है फिर, आपने यहाँ पे तो यहाँ पे साइड और कहाँ बोला था? सॉरी, फिर माय बैड, मैं सही नहीं। वो समझेंगे यहाँ पर लगा। ओके, चलो माय जी। बैड, मैं सही नहीं। चलें जी डब्बा आगे कहाँ है? चलें। हाँ, ये लो भाई, लगा दिया लगाओ। तुमने? अच्छा जी, ये ट्रिकी है। अब इसका जवाब जरा होश में और हवास में देना है। किधर? ऊपर अच्छा, ऊपर इधर? लगा, ऊपर ऊपर सेंटर में। फिर हार जाएंगी, यूं बन जाएगा।
एक दो ऊपर लगाए, मैं सही तो जाए, नहीं नहीं मुझे गलत डायरेक्शन, यहाँ से भी तो आ रही है, वहाँ लगाओ। ओह, एक से ज्यादा लोग मिलके मुझसे गेम खेल रहे हैं। ऊपर 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 अच्छा। लगा, चलो। ये लीजिए, यहाँ पे आ गया। चलो यहाँ तक तो सही है। अच्छा वो मैंने भी देख लिया अभी वरना मैं ही मिस कर जाता। चलें जी, चलें। अब आप कहाँ पे जा रही हैं? नीचे लगा दो जहाँ पे इन्होंने ठीक हैंड है। पकड़ा हुआ है। ओके, तो ये आ गया यहाँ पर। इससे और तो कोई भी नहीं जीत पाया। हाँ, ये तो ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हम जो सारा गेम खेल रहे थे, वो सॉरी सर, वो मैं उसमें समझ नहीं सका। असल में पता मसला क्या है, मैजिक के साथ मजाक ज्यादा हो गया तो मैं शायद खुद ही पजल हो गया। कोई बात ये नहीं। segment serious था। अच्छा, अब बताओ ये क्या हुआ, चला जल्दी गया। जल्दी ये quick। हुआ ये कि देखिए, ये जो सेंटर पीस आपको दिखाई दे रहा है, इस पे कुछ कलर उड़ा हुआ है। इस कलर का एक मकसद है, ठीक है। वो मकसद तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये हमारे सर हैं मौजूद, बेगम को बार बार तसल्लियां दे रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, थोड़ा रह गया शो, थोड़ा रह गया शो। हुसैन साहब, इनके मेरा पास कुछ concentrate मेरी हो। कोई चीज थी आपके पास? जी मेरे पास है। तो शुरू में कहिए। जी जी प्लीज। लाइए दीजिए। चलें जी। ये एक प्रेडिक्शन थी। ये प्रेडिक्शन ये थी कि भले से इसमें कितनी भी डिस्टरबेंस हो, ये गेम किस तरह से खेला जाए। और ये बिल्कुल स्टार्ट से इनके पास मौजूद थी। तो देखें, ये गेम बिल्कुल ऐसे ही खेला गया। अच्छा, हालांकि 12 तरीकों से आप लोग ये गेम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन ये 100% मैच है। जहाँ Well done. एक्स है वहाँ एक्स है, जबरदस्त। जहाँ जीरो Very है good. वहाँ जीरो है, यहाँ एक्स जीरो, सब कुछ यहाँ सही है, पे सही है, 100% सही है, ठीक है। मैच है। अच्छा, एक चीज और है, वो ये कि जरा अपना कार्ड दिखाइए। कार्ड कौन सा है आपके पास जो आपने पसंद किया था? अरे ये तो इतना सरप्राइज है, ये सरप्राइज होगा सर। ये देखिए, देखिए जरा, जिस तरह से हमने गेम खेला, ये शक्ल भी 6 ऑफ हार्ट्स की बन गई है। कुछ नहीं कर, ये तो सर, ये तो आपने देखा खुद चूज है ना। वाह, लो बेटा। हुसैन भाई देखा आपने, एक्सीलेंट। हुसैन जबरदस्त। भाई ने नहीं देखा। आपने हाँ, मुझे जगह ही नहीं दी ना। मैं हुसैन भाई देखो, के मेरी दिमाग बात में सुने, डब्बा पड़ा सुने हुआ है मेरी ना। बात। हाँ। हुसैन भाई सिर्फ डब्बे के इंतजार में है। हाँ, वो तो मैंने कहा आखिर खोल- में आप कुछ करोगे डब्बे के बारे में। और कौन सा, और कुछ रह गया, ये खत्म हो गया यहाँ पे। आपको जादू है पीछे? हाँ जल्दी हाँ, बताओ। बिल्कुल है, लेकिन अब ब्रेक तो दीजिए मुझे। ब्रेक, मुझे आप अली साहब पहले बताएं जनाब। कि पाकिस्तानी फिल्मों में नदीम साहब, बेग साहब जिन्हें हम लोग ये गाना बड़ा प्यारा ना, तो तुमको याद आएंगे, तो कभी गुनगुनाया है, कभी ऐसी दिल पिशोरी की? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। पक्का? उसकी वजह यह है कि जब तक डब्बा नहीं आएगा यहाँ कोई काम नहीं होगा। हम दोनों आदमी हैं, डब्बे के इंतजार पे हैं। और करो जादू, कितनी बार समझाए। मेरी बात सुनो, अगर हम में से कोई आदमी ले गया ना तुम्हें, तो ऐसा गायब हो गया कि फिर डब्बा नहीं ये भी मिलेगा। ढूंढती रहेगी कहाँ गया है। ब्रेक मिल रहा है, Oh my और God. भी हो रहा है। हाँ, वही सोच रही, ना करे बच्चे कहीं आगे पीछे होकर, बोलो उन्होंने कहा था। अच्छा ये भी बताइए बात ना, सॉन्ग कभी गुनगुनाए हैं? कभी भी नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे मूवीज कौन देखते थे? तो वो बहुत कभी देखी मूवीज जिंदगी दोस्तों में। के साथ जाते थे? हाँ हाँ, बड़ी मार पड़ी है बचपन में। कौन सी मूवी देखने जाते थे ज्यादा? शाहिद की देखने जाते थे, गुलाम मुहिउद्दीन की देखने जाते थे, नदीम साहब की, मोहम्मद अली तो आप जैसे ही लगते हैं, बात किसकी सुनिए। फिल्म देखी थी? एक बात बता दें हम आपको, जी जी। उस जमाने में ये चॉइस थोड़ी थी कि किसकी फिल्म देखनी वो तो हर अच्छा। फिल्म ही अच्छी होती थी। फिल्म देखनी है। वो वहीद मुराद। जो सारे- फिल्म सारे, कोई चढ़ती भी। थी वो फिल्म कमाल की पाकिस्तानी फिल्में। वैसे एक बात है थैबो साहब, 80s तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो बूम पर थी, ओ माय गॉड। है ना। उसके बाद तबाह हो गई फिर। उसके बाद जो हमारे अंदर मौलवी हजरात आए ना, अनफॉर्चुनेट ये है कि नहीं, एक बात और भी हुई है, सॉरी। फिर वो फिल्मसाज जो थे ना, देखिए पहले कौन कौन थे, पहले जो फिल्मसाज थे ना, जी। बड़े बड़े, वो लिखे पढ़े लोग थे, बेशक बेशक। ठीक है। जैसे ये शान के वालिद थे, हाँ जी, शाहिद साहब, पढ़े लिखे, हाँ बिल्कुल। ठीक है, रियाज शाहिद साहब, हाईली एजुकेटेड आदमी। कई जितने भी लोग थे ऐसे ही थे सब। उसके बाद अचानक ये हुआ कि दूध वाला जो है वो फिल्मसाज बन गया, कसम खुदा की। सही बात। फिर वो फला कुल्फी वाला जो है बिल्कुल ऐसे, वो फिल्मसाज बन जिसके गया। पास पैसा है अच्छा वो सर, आप प्रोड्यूसर बन- उस पॉइंट को भी तो जो है ना इग्नोर नहीं कर सकते ना, जो 80s में हमारे पास इम्पोर्टेड चीज़ें आई, जिसने हमारे न्यूज़ कास्टर शाइस्ता को भी जो कहने लगेगा वो भी दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाए,
और हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि फिल्म में यहाँ तक यूं नहीं चलेगा और यहाँ तक यूं नहीं चलेगा। हाँ, सेंसरशिप ऑर्डिनेंस। हाँ, सेंसरशिप ऑर्डिनेंस। हमने सारी चीजें इंपोर्टेड चीजें लाके अब उस चीज को आज MBS एडमिट कर रहा है कि ये सारी चीजें हमारी थी और ये हमने की। वो सुधर गए, हम अभी भी नहीं सुधरे हुए। आज ईरान सऊदी अरब आपस में मिल रहे हैं, चाइना रशिया सब आपस में मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम अभी तक अपने अपने दुकान बनाए बैठे हुए हैं कि नहीं, वो हाथ इधर नहीं पड़ने, हाथ यूं नहीं पड़ने, खुदा के लिए। नाउ वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। तो अभी हम मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में था, तो हम एक इंटरनेशनल मीडिया वर्कशॉप था, इंटरनेशनल वर्कशॉप। एक प्रोफेसर साहब थे, वो थे तो मलेशिया के थे और वो वाइस चांसलर थे UAE में। उनका लेक्चर था, वो वीडियो लिंक पे था। बाकी यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिसिपेट्स थे, हम टोटल 70 के करीब पार्टिसिपेट्स थे। उसमें से 70% जो थे वो फॉरेनर्स थे। ठीक है। उसमें यूरोप के भी थे, अमेरिका के भी थे, चाइना के थे, मिडल ईस्ट के थे। मिडल ईस्ट के ज़्यादातर उनके सर्विंग फौजी अफसरान थे, जनरल रैंक के, मेजर जनरल रैंक के। मैंने उस साहब से फ़ोन किया कि देखें, अब सऊदी अरब में अगर इंडिया से नरेंद्र मोदी आता है तो उसको भी तख्त और ताज और तलवारें पेश की जाती हैं, और वो वहाँ पे UAE में उनके लिए आप मंदिर बनवा रहे होते हैं, उनसे इनॉग्रेशन करते हैं। नाउ दुनिया क्या चेंज हो गई है। बिल्कुल सही। क्या दुनिया अब एक दुकान है, हर किसी ने अपना अपना सौदा बेचना है, किसी ने अपना तेल बेचना है, किसी ने अपना IT बेचना है। हम सबको बैठ के देख रहे हैं। नाउ जो पहले रिलीजन को लोग स्टूल बना के यूज कर, भाई खुल के अभी बात करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर छुपे ही रहेंगे, पीछे ही रह जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे। दुनिया जो कौमें तरक्की करती है वो खुल के बात कर रही होती है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको उसके डैमेजेस पे करने होते, लेकिन पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल जहां जब तक हमारे अंदर जो खामी मेरे अंदर है, मेरे बच्चे के अंदर है, अगर मैं अपने बच्चे को खुद नहीं बोलूंगा तो पड़ोसी बोल देगा, मेरे सामने बोल देगा, मेरी बेइज्जती कर देगा। तो बेहतर नहीं है कि उसे खुद ही बेहतर नहीं है कि मैं अपने आप को खुद ठीक कर लूं। मैं अपने बच्चे की जो उसके अंदर कोताही है, गलत मिस्टेक कर रहा है, वो मैं उसकी खुद कर। तो अब हमें चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। भाई अब चेंज क्या है, जल्दी से टाइम बहुत अब ये देखें मैं इतनी सीरियस बात सिर्फ इसलिए कही कि ये बंदा मुझे सीरियस ले और डब्बे के बारे में कुछ बताए। सर आपने देखा, वरना कहाँ रखा है डब्बा वरना मैं ही इतनी ये अगली बात पे रखे, छोड़ दें। अब हमारे पास जो है टाइम खत्म हो रहा है। मैं चाह रही हूँ सबसे मैसेज एक सरप्राइज छोड़ दीजिएगा, ठीक है जी। अली साहब सबसे पहले अपने भाई हमेशा नाजरीन खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहते हैं, जहाँ बसते हैं, और जहाँ खुशियाँ, कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपके कदम चूमती हैं, परवरदिगार वही सरजमीन आपको अता करे। और बस एक बात ज़रूर याद रखिएगा, इन खुशियों में मनाओ जश्न बहारा इस एहतमाम के साथ, मनाओ जश्न बहारा इस एहतमाम के साथ, किसी चिराग की लौ से किसी का घर न चले। वाह 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 अली साहब, ग्रेट ग्रेट। वाकई में अपने घर की रोशनियां जला दे, हम दूसरों का घर न जला। जी हुसैन साहब, हमारी नाज़रीन जी पैगाम, जी पैगाम, हमारा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात मैं कहूँगा कि जो हमारे नौजवान नस्ल है, मेरी उनसे दरख्वास्त है, वो अपने आप को खुद लीडर समझे। अपना देखें, जब तक आप दूसरों के नारे मारते रहेंगे, दूसरों के पीछे भागते रहेंगे, तो आप अपने आप को क्यों नहीं एक्सप्लोर कर रहे। सबसे पहले अनफॉर्चुनेट ये है कि इस मुआशरे में इज्जत उसकी है जो इकोनॉमिकली बेटर है, वो चाहे इंडिविजुअल क्यों ना हो, चाहे रियासत क्यों ना हो। चाइना की इंपॉर्टेंस क्यों है, चाइना इकोनॉमिकली बेटर है भाई। तो नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि रादर देन कि आप नारे लगाते फिरे कि मियां दे नारे वजणगे, अब आएगा इमरान, कल भी भुट्टो जिंदा था। नहीं भाई, अपने आप को पहले स्टेबल करें, आप खुद लीडर बने। आपके अंदर टैलेंट है। दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी जा रहे हैं, जी अमेरिका में सबसे अच्छे डॉक्टर पाकिस्तानी, भाई तो इधर मौत पड़ रही है,
इधर क्यों नहीं काम कर रहे हैं, इधर सही नहीं परफॉर्म कर रहे, क्योंकि रियासत का फेल्यूर है। तो अपने आप को मनाएं और अपने आप को स्टेबल करें और इस आईटी की दुनिया में अपने आप को फायदा दे। ये दूसरों के नारे लगाने से बेहतर ये है कि कोई काम सीखे, सीरियस नोट है, सीरियस काम है, ठीक है, अपने लिए कुछ करें। जब तक आप अपने आप को खुद स्टेबल करें ना करेंगे, आपको कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं जब तक आप खुद नहीं सोचते। और दूसरी बात, तो पाकिस्तान अगर मुल्क है तो हम हैं, बिल्कुल, और इस रियासत के इदारों का इज्जत करें, बाकी सबको आप लताड़े, तो एटलीस्ट आप उन इदारों की जो इदारे इस मुल्क की सलामती की जिम्मेदारी है, जो मैंने शुरू में भी कहा कि जो हमारे लिए बॉर्डर पे धूप में ईद के दिन अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे से दूर रह के हमारे लिए खड़ा हुआ है, उसकी इज्जत करें, उसका कोई कसूर नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल कोई सिस्टम का कसूर है तो उसमें इदारे की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा इदारा बेस्ट इदारा है, उसकी इज्जत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। मुनव्वर शॉर्ट आप भी दे मैं शॉर्ट इसलिए दीजिए। भी करूंगा कि जो मैं कहना चाह रहा था तकरीबन इन्होंने बात कह कर दी। दिया। मैं नौजवानों को ही मुखातिब करना चाहूंगा। एक बात का सिर्फ आपसे एडिशन करूंगा, वो ये कि जो भी काम करें वो कुछ भी हो सकता है, बस आपकी उसमें स्पेशलिटी होनी चाहिए, आपका उसमें मुकम्मल ध्यान और आपकी रगबत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप मोटरसाइकिल के मैकेनिक भी है ना, तो आपका कस्टमर समझ लें 2 दुकानें छोड़ के आ रहा हो आपके पास, अगर आप अपने काम में इतना ध्यान देते हैं, चाहे वो दर्जी का काम है, चाहे वो मैकेनिक का काम है, इस Sincerity तरह का बहुत कोई भी जरूरी काम है ना, तो आप कल के मिलियनियर है, ये मैं आपको गारंटी। हाँ, जबरदस्त। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुसैन थे वो आपका बहुत शुक्रिया, मुनव्वर आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आज का सेकंड डे भी बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार गुजरा और बचपन की भी बातें की और कुछ बचपन की भी बातें की और कुछ यादें भी ताज़ा की और अपना माइंड भी एक्टिव किया और बहुत सारी बातें की, मज़ा आया। तो बॉक्स रह गया है, वो नेक्स्ट ईद पर हम खुलवाएंगे और उसमें निकलेगी लड़की और कमिटमेंट है, हुसैन साहब लेके जाएंगे और बाकी फिर इनके जान इनकी बेगम लेके जाने की बात नहीं हुई है भाई, ये तो कहीं बात नहीं हुई है। हमने तो लड़की और डब्बे को क्या अचार डालना है। चले जी, मुझे आप इजाजत दें, खुशियों से यही देखना है, लड़की लेके नहीं, डब्बे पे बहुत इनके ये मैजिक बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, ईद मुबारक और ईद की सेलिब्रेशन। और मेरा आवाज़ जो है वो जाता जा रहा है वो यूँ कि रमज़ान की ट्रांसमिशन में जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग की, तो इसीलिए माजरत अगर मेरी आवाज़ तो हो रही हो। लेकिन एक बार फिर जिन्होंने अभी भी टीवी ऑन किया है, ईद मुबारक एंड ईद का सेकंड डे बहुत बहुत मुबारक और गुड मॉर्निंग विद सभी आपके साथ मॉर्निंग शो में। और मैंने सबको तंग करके रख दिया क्योंकि शेफ भी सोच रही है ईद का दूसरा दिन है और सभी ने कहा जल्दी जल्दी आना है। तो ये मेरे साथ मौजूद है, कौन? शेफ राहीला। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अच्छा मिल चुके। अच्छा मेरी जान, बहुत माजरत, ईद के दूसरे दिन तुम घर में भी मीठा बना रही हो और यहाँ पर भी बना रही हो, तो ये मीठे में इतनी खूबसूरत सजावट, ये क्या जरूरी होती है? जी जी बिल्कुल जरूरी होती है। बताओ ना इसके बारे में थोड़ा बताओ, फिर हम लोग पहले लोग देखते हैं, आंखों से देखते हैं, आंखों से खाते हैं, फिर मुंह से खाते हैं। पहले आपको देखने में चीज अच्छी लगनी चाहिए, फिर आप उसको खाएंगे। तो आपने घर में कल फर्स्ट डे तक क्या मीठा बनाया था वो बताओ? शीर खुरमा बनाया। पक्का? जी। तो आज ये हमें दोबारा आपके लिए नया बन रहा है। ये नया बन रहा है, ये आपके लिए। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स बता दो। जी, हमने दूध लिया है, दूध में हमने छुआरे डाल के और मेवा डाल के इसको कम से कम 2 घंटे हमने पका लिया है। ठीक है। हमने ये सेवियां लिए, इसको हमने फ्राई किया है थोड़े से ऑयल में। ये हमारे पास चीनी है, नट्स हैं और ये हमारे पास कंडेंस मिल्क है। अगर आप इसको जल्दी कैरामलाइज करना चाहते हैं तो आप इसको कंडेंस मिल्क को एक पतीली लें, उसमें पानी भरें और टिन को रख दें और उसको कम से कम उसको 2 घंटे के लिए पकने दें। बम टिन को मेल्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। नहीं, कैरामलाइज हो जाएगा। तो ये जो ब्राउन कलर आता है और आप ये चाहते हैं कि नहीं हमने छुआरे भी नहीं डाले हैं और हमने इतनी देर पकाया भी नहीं है, तो हम इसको जल्दी हमारे पास वो टेस्ट आए। आप पहले से कर चुकी हैं? जी मैं कर चुकी हूँ। ओ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। दूध हो गया हल्का सा। अब हमने इसके अंदर हम इसमें कंडेंस मिल्क डाल लें। जी, सबसे पहले इन्होंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है।
चलिए ठीक इसको है। side पे कर देते और इसके अंदर हमने शुगर ऐड की हैं। ठीक है, और हमने इसमें सेवियों को ऐड किया। अच्छा, जो और हल्की बस सी- फ्राई हुई हुई है। ठीक है जी। बस अब इसको आपने 2-3 मिनट बस पकाना है, क्योंकि ठीक हमने है। ऑलरेडी जो है दूध को पका चुके थे ठीक अच्छी है। तरीके से। तो बस इसको आप सिंपल इसको थोड़ी देर और पकाना है। ये सब चीजें किस ये सिंपल ये जेली है, मैंने ये डेकोरेशन आप लोगों के लिए मैं लेकर आई ओह थी। माय जल्दी जल्दी गॉड, क्या बात है यार। इस गुलाब जामुन पे वो नहीं लगी हुई ना पन्नी, वो चांदी का वर्क। चांदी का वर्क। जी। सॉरी सॉरी, अच्छा मैं नाज़िन जो है मेरे जहन में हो गया, वो लफ्ज आ नहीं रहा था, तो वो चांदी का वर्क, वो मैं कह रही चमचम करती चमकीली नजर नहीं आ रही, इस पे लगी हुई होती ना, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। डेकोरेशन भी बड़ी प्यारी लग रही है शहजादी। जी इसमें शीखुर में डलेगा। जी जी शेवरमा अच्छा डालेगा ये इसका। बताओ, ईद ये तो एक अलग है, चिट चैट चलती है, बहुत इजीएस्ट आपने जी। शीखुरमा रेडी कर देना है 2-3 मिनट में। ईद का बेसिकली घर में खवातीन को, चाहे वो बकरा ईद हो या मीठी ईद हो, वो हमेशा स्टक रहती हैं, इसकी क्या सोल्यूशन है? यू हैव एनी सोल्यूशन? नहीं, ईद की असल खूबसूरती यही है कि आप काम कर रहे हैं, लोग खा रहे हैं, यही तो खूबसूरती है ईद की। यार ये बड़ा मसला है। वो फर्स्ट डे आई है शेफ, उन्होंने कहा देखिए खवातीन जो है ना, वो उनका जो मतलब अपने हस्बैंड के जो मोहब्बत का दिल का जो रास्ता है वो खाने से है, ये बात उन्होंने कही थी। बिल्कुल। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया कि नहीं ये हम सही हैं। काफ़ी खवातीन डिस्टर्ब हो गई थी, लगी क्या कह रही है, तो वो भी हल्ला गुल्ला बड़ा ज़बरदस्त रहा। और आज आपने भी कह दिया कि ये एक खूबसूरती है और उसमें कुछ खूबसूरती है, बिल्कुल। और बड़ा खूबसूरती कितनी अच्छी होती है। बाबा अलग बोल रहे हैं, दादा अबू अलग बोल रहे हैं, अम्मी अलग, बहुत वैरायटी वाली डिशेज है, बिल्कुल इन सबको बिल्कुल। इकट्ठा कैसे करते लेकिन हैं? बनाने वाले को मजा आता है। रियली? बिल्कुल। हाँ, उसको वो शाबाश। खुशी खुशी बनाते हैं, वो दिल लगा के बनाते हैं। हाँ भाई आपको क्या खाना है? अच्छा, आपको क्या क्या खाना है? ये एक खूबसूरती है कि आपको ईदी अभी भी आपके हस्बैंड देते हैं? ईदी देते हैं, बिल्कुल पक्का? बिल्कुल। मैं बेशक जितना भी कमाती हूँ, लेकिन जो ईदी और ये सब चीजें वो तो हस्बैंड से लेने में मजा आता है। ओह माय गॉड। अच्छा ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा बच्चों को ईदी बाबा आपके हस्बैंड देते हैं या आप भी देते हो? नहीं, बेटा है मेरा तो हस्बैंड देते, और वो उनकी ईदी भी, बच्चे की ईदी भी मेरे पास आ जाती है। अच्छा। सब लोग ईदी देते हैं अच्छा बच्चे कभी के। नोट किया है राइला कि हम लोग माँ बाप से इतने पैसे लेते रहते थे, वो कभी हिसाब नहीं करते, नहीं। और अगर वो हमें दे दे, अम्मी आपको वो जो मामू ने ईदी दी थी ना वो वाले पैसे कहाँ है, कभी नोट करना जी, वो बिल्कुल। जरूर कहेंगे कि अम्मी वो जो मैंने तो 500 रुपए दिए थे ना, उसमें से ये मैंने इतने ले लिए, पूरी कैलकुलेशन चल रही होती है। कभी मेरे ख्याल में माँ बाप ये कह दे बेटा तुम छोटे से बड़े हो, मैंने तुम पे इतना इन्वेस्टमेंट किया है, वो कहाँ गया। तो ये है कि, और इसके अलावा नमकीन में क्या चल रहा है ये बताएं। नमकीन में ईद पे क्या ज्यादा लोग पसंद करते हैं? अभी जैसे अभी इस ईद पर जो है वो मेरे हस्बैंड को बीफ की बिरयानी पसंद है, तो वो बीफ बिरयानी। ओए, ओए, अच्छा बीफ बिरयानी बीफ की मजेदार लगती है। पता नहीं लोग पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पुलाव भी बीफ का ज्यादा मजे का लगता है और बिरयानी भी। बाकी चिकन का जो है वो एक अपना ही है, लेकिन बीफ का टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। और पुलाव में तो बहुत मजेदार, उसकी यखनी आउटस्टैंडिंग। अच्छा ये इस वक्त ईद की मसरूफियात कैसी रही, यानी कि इट्स मीन कि हम ये कहते हैं कि लोग आपके ऑर्डर्स कैसे चल रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो है वो तो चल रही है, और ठीक बाकी है। ये कि मेरे स्टूडेंट ऑर्डर वर्क करते हैं, मैं ऑर्डर वर्क करती नहीं हूँ। अच्छा, स्टूडेंट आपका करते तो, हैं। हाँ, आप तो जी मैं सिर्फ ऐसा- सिखाती हूँ और स्टूडेंट ऑर्डर वर्क करते हैं। इन दिनों तो बाकी क्लासेस स्टॉप, स्टॉप हो जी बिल्कुल। ईद, उनको अभी तो भी- ईद एंजॉय करेंगे अभी हम। फिर हम ईद मिलन पार्टी करेंगे बिल्कुल, आपके बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में और एंजॉय करेंगे, कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लोग खाना बिल्कुल, बनाओ, आप आ जाइएगा। आप बिल्कुल फिर हम लोग जरूर आप खाना आइएगा। बनाएंगे। जी नाज़रीन बहुत मजा आ रहा है, आप दिल तो करता है आपके कॉल्स लें, लेकिन नहीं आज नहीं लेंगे, वरना ले लेंगे तो फिर आप लोगों से फिर लंबी लंबी बातें होंगी, फिर आप कहेंगे हमें गिफ्ट दीजिए, रमजान में बांट रहे थे राइला, फिर मैं क्या करूँगी, मैं तो फंस जाऊंगी। तो ये बताएं शौक और किस किस चीज़ के, कुकिंग के अलावा? कुकिंग के अलावा पेंटिंग का शौक है। रियली? जी कभी लेकर आओ ना। जी जी जरूर। पेंटिंग मैंने 5 साल तो रेगुलर मैंने पेंटिंग बनाई है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था पेंटिंग का। अच्छा और अब क्योंकि टाइम नहीं मिलता है काम की वजह से, लेकिन ये कि पेंटर का जो है वो उसका दिल चाहता है कि पेंटिंग जो है वो बनाई जाए। यानी कि अपने दिल की अक्कासी तुम रंगों में कर देती हो। बिल्कुल, तभी मैं ज्यादा चीजें सजाती हूँ, मैं वो ही देख रही हूँ। कलर्स और ये इसलिए। ये फ्लावर होने चाहिए, ये लाइट्स होनी चाहिए, और वो जिस तरह की ये माशाल्लाह आप वो तमाम जो डिस्प्ले किया है आपने, तमाम, जैसे मैं ये कहूँगी कि ये जो डेकोरेशन पीसेस से उसमें खाने की चीज़ें रखी हैं, गुलाब जामुन रखे हैं, इतनी प्यारी ये तश्तरी है, पत्ते की बनी हुई है, गोल्डन है, लेकिन बड़ी प्यारी लग रही है।
वैसे ये बर्तन मिलते कहाँ हैं, मुझे भी बता। ये बर्तन मिलते ये डिफरेंट जगह से मिलते हैं। आप ये है कि जो सरप्राइज बाद में बताओगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताऊंगी। चलिए जब इसको ये हो गया। कन्वर्ट करते हैं, नाज़रीन आप भी घर में शीर खुरमा एक बार रेसिपी रिपीट कर दो। जी, हमने पहले जो है दूध को, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमने 2 घंटे दूध में मेवा छुआरे डाल के हमने इसको 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पे। फिर हमने इसके अंदर जो है वो अभी हमने ऐड किए हैं, वो इसमें कंडेंस मिल्क है, चीनी है, और इसके अंदर हमने जो है वो सेवियां थोड़ी सी फ्राई करके वो हमने ऐड की है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी छुआरा और मेवा मौजूद है, इसलिए हमने ऐड नहीं किया, हम ऊपर से ऐड करेंगे क्योंकि ये पक चुका है अच्छे तरीके से। और बहुत ईजीएस्ट रेसिपी है, और राहिला, शेफ राहिला ने बेहतरीन इंस्ट्रक्टर, बेहतरीन टीचर हैं, और इन्होंने क्विकली जो है ये बनाई है VIP। ये देखिए जबरदस्त। ओके माशाल्लाह, ये धुआं कल भी धुआं उठ रहा था, आज भी धुआं उठ रहा है। ये देखें जी, वाओ जबरदस्त। अपनी पसंद के आप नट्स यूज कर सकते हैं, बेहतरीन। क्विकली बनाई है, बिल्कुल क्विकली, कुछ रहा ही नहीं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि ईद को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, नाराजगियां दूर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, नाराजगियां दूर करनी चाहिए। जो लोग आपके प्यारे हैं उनके साथ वक्त को एंजॉय कीजिए, बिल्कुल, और कोशिश कीजिए कि लोगों में आसानियां बांटिए ताकि अल्लाह भी आपको आसानियां अता करे। बहुत प्यारी बात। थैंक यू सो मच। अगेन ईद कहाँ है? ईद ही मेरी बोले ये नहीं ना। ये चखे मुंह मीठा करे, मीठी मीठी बातें करें जी। नाज़रीन हम लोग यहाँ लेंगे, राहिला मेरे साथी हैं, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद ईद स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर वेलकम करती हूँ क्योंकि ईद स्पेशल है, आप मेरे साथ गुड मॉर्निंग विद सभी, और ईद का है दूसरा दिन। इससे पहले मेरे साथ थे हुसैन थेबर साहब, अली साहब और जी मैजिशियन मुनव्वर साहब, और बड़ा मज़ा आ रहा था कि वो कह रहे थे कि किस तरह ये बॉक्स ऑन हो और वो लड़की कब निकलेगी, और बड़ा ज़बरदस्त उनके बचपन की बातें, और उन्होंने बताया ईद वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ यार, वक्त होता है कि बचपन का एक अलग होता है और बड़े होके एक अलग होता है, फिर ईदी देनी पड़ जाती है ना। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग प्रोफेशन को भी लेके चल रहे हैं और साथ में ये खूबसूरत त्यौहार को भी बिल्कुल हमारी तरह सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ लोग सो के करते हैं, लेकिन कुछ लोग लोगों में जाके करते हैं, कुछ लोग ऐसी फील्ड से रेलिवेंट होते हैं जो हेल्थ से रेलिवेंट होती है, उनको भी उनको साथ लेके चलना पड़ता है। फिर ईद तो फिर ईद है, उसको कैसे मिस कर सकते हैं। तो नाज़रीन मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मेरे दूसरे मेहमान मेरे साथ इस वक्त आ चुके हैं और बड़ी ज़बरदस्त पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका एक ख़ास कनेक्शन है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। रमज़ान में इतना बोली हूँ, अब आवाज़ दो निकल रही होंगी, मैनेज कर लीजिएगा नाज़रीन जी। ईद स्पेशल है और यहाँ पर मौजूद है मामन खुसूसी चीफ मिनिस्टर सिंध, और यहाँ पर है फराज आबिद लखानी, और उनका ख़ास एक और जो उनका जिस पे उनका ख़ास मैं कहूँगी तवज्जो है वो है इल्मा यूनिवर्सिटी से, वो उनके प्रेसिडेंट हैं इल्मा यूनिवर्सिटी के। तो यहाँ पर मौजूद हैं फराज लखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक है, सुनाएं? तबीयत ठीक है, सब अल्लाह का खैर है, मिलने मिलाने में निकल रही है ईद, मेरा ख्याल है। बस पहला दिन ऐसे ही निकल गया। पहला दिन तो पता भी नहीं चलता, मेरे ख्याल से इतने लोग मिलने वाले आते हैं जी, और मुलाकात कुछ लोगों के ऊपर जाके भी मिलना पड़ता है, जैसा कि आपको पता ही है। जाहिर सी बात, बड़ों को जाके मिलना पड़ता है, और फिर अब जो सरकारी हैं तो सरकारी ड्यूटीज़ में सरकारी लोगों को जाके मिलना पड़ता है, उनको जाके ईद मुबारक कहना है, हमारे उसमें आता है। तो इसके अलावा ये ईद वैसे देखा जाए तो मैं इसका कॉन्सेप्ट यही देखता हूँ कि ये ईद में जो है ना, ये बच्चों के लिए एक ईद का कॉन्सेप्ट होता है, और हम सब उसमें ना बच्चों के साथ जो है ना गुफ्तगू में और ईदी में शरीक हो जाते हैं, उनके साथ खुशियाँ बिखेरने का मौका होता है, और इस पे जो है ना हमें खुशियाँ ही बिखेरनी चाहिए।
बेशक। और हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं और अभी तो इनके साथ इनके बचपन की बातें करूंगी। वैसे अभी भी इनका बचपन ही है, कहते हैं जिंदगी के अंदर एक बेशक। बचपन होता है, दिल तो बच्चा है। तो हमारे साथ एक बड़े प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं और जिस इदारे से वो बिलोंग करते हैं, कहते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी की वो विश पूरी हो जाए और उसका कोई सबब बन जाए, कोई ब्रिज बन जाए, कोई वसीला बन जाए, इससे बढ़ के क्या है। तो ये एक ऐसे इदारे से बिलोंग करते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगी। ये CEO हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इन फर्टिलिटी से और मौजूद है सैयद आमिर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? फर्स्ट क्लास। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। सर, जो मैंने एक बात कही है कि जब किसी के घर में नन्ना मुन्ना शहजादा या शहजादी आ जाए और उसको बहुत एक उम्मीद हो तो ये विश पूरी हो जाए, तो कैसा आपके पास वो पेरेंट्स आते होंगे, क्या फीलिंग होती होगी? ये ऐसे ही आप देखें कि जैसे ईद है, ईद का मतलब है खुशियाँ। तो ईद पे अगर आप सारे रंग हटा दें, सारी मिठाइयाँ हटा दें, ईदी हटा दें और ऐसा ही बच्चे ना हो तो आपकी ज़िंदगी में क्या हो? सही। तो हमें ये समझना चाहिए कि जिनके यहाँ औलाद नहीं है, इसका जो दुख, इसका जो दर्द है, इसकी जो तकलीफ है, ये वो सिर्फ वो ही लोग समझ सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास दुनिया में हर नेमत हो, हर चीज़ हो, लेकिन औलाद नहीं हो। तो ये कि इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आपके जितने सुनने वाले हैं उन सबको ईद मुबारक, आपके स्टाफ को ईद मुबारक और सबसे ज्यादा आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। सुखी सुखी ईद मुबारक। आमिर साहब ने तो मुझे ऐसी कर दिया, भाई हमें ईदी भी देके जाएगा पक्का पक्का। बिल्कुल, इंशाल्लाह। ये तो इनका फर्ज है कि इन्होंने आपको ईदी देनी, बल्कि ये मुझे भी ईदी देंगे इस दफा। बिल्कुल। अगर आप लोगों ने नहीं दी ना फिर मुझे देनी पड़ जाएगी। आप नहीं, इनसे तो मैं भी लूंगा ईदी। पक्का? बिल्कुल। ये दो लोग हो गए तो सर। खुशियाँ सही बांटते हैं है। सारा साल। इस ईद में हम सबको भी खुशियाँ ये बांटेंगे। लेकर आइएगा अपने इदारे से कुछ अच्छे अच्छे पैकेजेस। बिल्कुल, इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल आपके पास भिजवाऊंगा। और यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि ईदी लेने से ईदी देने तक का सफ़र कब शुरू हो जाता है ये भी समझ में नहीं आता, कि हम छोटे होते हैं और कब बड़े हो जाते हैं, और ईदी लेने से ईदी देनी पड़ जाती है। तो उसके लिए ये है कि जो मेरे ख्याल में बड़े हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत तो वो उनका भी हक होता है कि ईदी मिले उन्हें, चले हम ताकि वो भी खुश हों। ये ईदी हो गई। इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि आप इस दफा ईदी हम सबको दीजिएगा ना, ईदी मैं बांटेंगे। सबको दूंगा, बिल्कुल। जैसे ईद की बात हो रही है। सॉरी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इस शो के बाद भूलिएगा नहीं, नहीं, इंशाल्लाह इनके लिए स्पेशल मुझे थोड़ी देर वाली पैकेजेस। बात याद आ रही वरना है। हम आपके घर आ जाएंगे लेने के लिए ईदी इस दफा। अच्छा सर, एक जो ईद होती है वो एक तो बच्चों के लिए लेन देन है, लेकिन घर में बनता है मीठा और हमने आपके लिए शीर खुरमा बनाया। और क्या शेफ बात, राहीला ने। आपकी तैयारियां, आपकी चीजें कैसा लगा? बेहतरीन। ये टच कैसा लगा? इससे अच्छा टच हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, इससे अच्छा दिन हो नहीं सकता। क्या बात। ये मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए बेशक। बहुत खुशी का दिन है, ईद का दिन। इस दिन जो है ना, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुशियाँ देनी चाहिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी याद करना चाहिए, उन लोगों को भी दुआएं देनी चाहिए जो दुनिया भर में जहाँ पे भी, कहीं पे भी तकलीफ़ में है, परेशान में है, जो हमारे भाई कश्मीर में हो गए, फ़लस्तीन में हो गए, जो डिस्टर्ब्ड इलाके हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। हमारी इस दिन दुआएं, हम पूरे दुनिया भर के मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बस यही दुआएं हैं, अल्लाह ताला। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि मीठी ईद पर हम लोग अपनों से मिलते हैं और मिलते तो रोज़ है, लेकिन उस चीज़ का मिलना एक डिफरेंट होता है। कभी हमने फील किया ना कि वो स्पेशल, अरे उनके घर जाना है यार, वो लोगों ने आना है, मुझे उनके मिलते तो आप रोज़ है, रोज़ाना ही आप शायद मिनिस्टर साहब से आप रोज़ ही मिलते होंगे, हफ्ते में 3 बार मिलते होंगे, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वो, लेकिन वो खास उनका भी फिर वेलकम होता है कि जब भी लगानी है। ऐसा ही है ना कि भाई ईद का मौका ही होता है। सोच के, ईद सोच के फिर हम लोग इसमें एक मिठास होती है। कुछ भी हो, आपके घर कितना भी खाना बनाओ, लेकिन मीठा पूछा जाता है बाकायदा कि खाने के बाद मिठास क्या। देखिए, ये जो हमारा रमज़ान का महीना है ना, ये एक हमें सब्र का हमें लेसन देता है, जिसमें हम सब्र के बाद, रोज़े रखने के बाद हमें एक दिन मिलता है जिसमें हम ईद मनाते हैं और सारे दिन खाने पीने सब चीज़ें चल रही होती हैं, मिठाइयाँ, खुशियाँ, हर जगह पे खुशियाँ बिखेरी जा रही होती हैं। तो ये वैसे ही एक जो है ना, बहुत इसकी वैल्यू है और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से हर दूसरे घर में मनाते हैं, खुशियाँ देते।
और मेरा ख्याल यही है कि ईद पे वैसे भी जो है ना आपको हर किसी से ईद मिलनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, जाके मिलें। कोई किसी की अगर कोई गलत फहमी अगर बात दिल में हो तो वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए, ताकि जो है ना खुशियाँ बांट सके। बस मकसद ये है कि इस दिन आप खुशियाँ बांटो। अच्छा, कभी कहते हैं ऐसी यादें मैं छेड़ देती हूँ, और सेंथ है वो अपने सिंध जहाँ से हैं वो बिलोंग करते हैं, उन्होंने बात की थोड़ी देर पहले, अगर आपसे वो मुलाकात भी हो जाती तो उन्होंने कहा कि हमारा जो एक गांव का जब अपना बचपन था, झूले झूलना, कुल्फी खाना, और वो जो बचपन में जो उनकी ईद पर जो होता है ग्लासेस लगा, ऐसा ही सब बच्चों का यही, सबका यही, हम मैंने सबका कहा मुझे भी याद है कि वो बाल गुड़िया के, उस वक्त गुड़िया के बाल थे, अभी कैंडी चल रही है सर, सॉरी मैं बताऊं, तो वो गुड़िया के बाल लेना, और ख़ास हम लड़कियों का होता पर्स लेना और उसमें पैसे लेके जाना, और लड़कों का होता था वो बंदूक वगैरह ले लेते थे कुछ इस तरह ग्लासेस। तो वो जब याद आपके बचपन में ऐसा क्या था? जी देखिए, हमारे बचपन में तो ये था कि हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब हमेशा घर पे रौनक लगा के होती थी, और गुलशन इकबाल में हमारी उस वक्त रहायश थी, और हमारे वालिद साहब की जो है ना वैसे ही काफ़ी मिलना जुलना काफ़ी लोगों से था, तो हर आए दिन हमारे घर पर रौनक लगी रहती थी। स्पेशली ईद वाले दिन तो एक तांता बंधा हुआ होता था, जिसमें मिलने वाले अजीज़, सामने जो गुलशन का इलाका है वैसे ही वो एक नेबरहुड का इलाका कहलाता था। उसमें जो है ना स्ट्रीट वाइज सब एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि गुलशन में तो वो कॉन्सेप्ट था। अब DHA में, डिफेंस में वो कॉन्सेप्ट नहीं है, चेंज हो गया है यहाँ पे, लेकिन गुलशन में तो कॉन्सेप्ट ये, तो वो वहाँ पे तो आपको मिलने का, उठने का, सोने का टाइम ही नहीं मिलता था। वहाँ पे किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता, एक जाता था तो 4 और आ रहे होते थे मिलने के लिए। तो एक वो अलग उसकी यादें हैं, और फिर वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ गुलशन इकबाल की, वो एक अलग ही टाइम था। मतलब इससे अच्छा टाइम ज़िंदगी में मेरे ख्याल से नहीं था कि जो ना हमने जो बचपन के दिन गुजारे, और जिस तरीके से हमें हमारे वालिद साहब ने ईद के दिन ख़ास तौर पे जिस तरीके से मिलवाया, लोगों से मुलाकातें की, खुशियाँ बिखेरी, भुला नहीं जा सकता। अच्छा, वहाँ पे आपके करीब एक हकीम सेठ पार्क भी है? ऐसा ही। और फिर मुझे जो ना, जो मैं अब मुझे जो ना, जो मेन मैं आपको बताऊँ, हमारी वालदा के हाथ का शीर खुरमा, वो इतना लाजवाब कि मुझे आज तक याद है। अब मैं हर दफ़ा ईद की नमाज पढ़ी नहीं तो सबसे पहले आई एम द वन who wants that sheer khurma of my mother's made, क्योंकि my mother used to make it by herself every ईद, और वो एक दिन पहले बनाना शुरू कर देती, तो उसमें मेरी फरमाइशी प्रोग्राम होता था। हालांकि हम 3 भाई हैं, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा फरमाइशी उसमें चलता था वालदा के साथ। तो और उनको पता भी था कि मैं जो है ना उसको बड़ा पसंद करता हूँ, और जब तक मेरी ईद कंप्लीट नहीं होती, जब तक वो मैं अपनी वालदा का शीर खुरमा बना रही हूँ। तो एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ कि शी वॉज इन लंडन, तो जो है ना बस उस दिन हम शिकवे किए, और क्या कर सकते थे। तो ऐसी मीठी मीठी यादें होती हैं सबकी। ऊँट पे कभी बैठे, ऊँट की सवारी वगैरह? बिल्कुल, बचपन में अच्छा, तो बड़े ऊँट निकल आते हैं, आप नोट कीजिएगा बच्चों की सवारी के लिए। वो बच्चे एंजॉय करते हैं ना, ये तो वही बात है। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपने बचपन में बहुत पहले, आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन बहुत बचपन में शायद बैठा हूँ। बैठे, इतना खास नहीं। सर एक बात बताइए, कभी आपने नोट की है आमिर साहब कि हम ईद वाले दिन कोई कहे सुबह सुबह मैं आपसे मिलने आ जाऊं, तो आप तो परेशान हो जाएंगे, ये क्या, ये सब लोग कहाँ सुबह सुबह के। अब आप नोट कीजिएगा, हमारे जो माशाल्लाह वालिद साहब, अल्लाह उनकी अभी तो मग़फ़िरत करे, वो सुबह ही सुबह ना नमाज़ पढ़ के आके बाकायदा हर चीज़ पहले से बनवा के कि अभी मुझसे ये मिलने आएंगे, और 8-9 बजे और आना शुरू हो जाते थे स्पेशल मिलने के लिए। कैसा लगता है सुबह सुबह यार कि सब लोग आते, कितनी मोहब्बतें, एक फीलिंग आती है कि नहीं आती है बंदे की? इसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि एहसास, जो मैं अभी ये आना चाहती थी आपकी, एहसास इस चीज़ का कि लोग आपसे मिलने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपके साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की वजह से ही तो दुनिया कायम है, मोहब्बत की वजह से दुनिया कायम है, और एहसासात की वजह से दुनिया कायम है। और ईद के दिन तो खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। आप देखें कि लोग आते हैं, टेबल सजी हुई होती है, तो और कहते हैं ना कि हर जो मेहमान है वो अल्लाह की तरफ से रहमत लेके आते हैं। तो ये जो चीज़ है ये
पाकिस्तान में तो है ही, और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे जो जितने हमारे जवान हैं जो ईद नहीं मना पाते, जो हमारी सरहदों की जो है हिफाजत करते हैं, तो उन सबको भी ईद मुबारक, उनकी फैमिलीज़ को भी ईद मुबारक, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देते हैं बहुत। और उसके साथ ये कि जो आपने शीर खुरमा अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया, मैंने नहीं बनाया शेफ ने बनाया। मैं नहीं बोल सकती झूठ इतना से, थोड़ा सा चल जाता, इतना ज़्यादा नहीं चलेगा। वो वहीं पे खड़ी हैं, देख रही हैं कि ये क्या हो गया, थोड़ी देर पहले बनाया आपके आने से पहले। स्पेशल आपके लिए बनाया गया है ताकि हमारे मेहमान जो हैं और मीठी मीठी बातें करें, और अभी थोड़ी देर बाद आपको केक भी प्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, ये जो कभी नाराज़गी नहीं हुई आपकी वाइफ को कि यार इतना बड़ा दिन है और आप मुझे घुमाने ले जाएं, आप क्योंकि आपकी जो शेड्यूल है, आपकी जो वर्किंग है सीएम साहब के साथ है, और बहुत सारे लोग जो आपसे अपने प्रॉब्लम्स के लिए भी आते होंगे, तो मैनेज हो जाता है आपसे? यार ये तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है, और अगर मैं किसी के काम आ सकूं जिस सौदे पे अल्लाह ताला ने मुझे फाइज किया है, तो इससे अच्छी मेरी किस्मत क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ कि मैं जितने काम जिसके काम भी आ सकूँ बिला लॉस, वो मैं इमीडिएट कोशिश करता हूँ हाथ के हाथ सॉर्ट आउट करूँ अगर मेरे हाथ में है तो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देते हैं तो इंसान को और नीचे झुक जाना चाहिए। यही हमारे बड़ों ने सिखाया है और मैंने यही सीखा है। जहाँ तक बात रही मेरी बेगम की, हल्की सी मुस्कुराहट देखिए हमेशा, शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वुमन। लेकिन इसमें थोड़ा सा डर भी देखते हैं। नहीं, शी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा, और अमेजिंग वुमन, बड़ा ख्याल, बहुत ज़्यादा ख्याल। और मुझे लगता है कि 18 साल बाद, 18 साल से तो मोहब्बत है, 18 साल बाद और ज़्यादा मोहब्बत हो गई मुझे अपनी बेगम से। बड़ी बात तो शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, जन्नती। और मुझे नहीं नज़र आता। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो अच्छी वाइफ होती है ना, जी जी, वो फैक्चुअल बता रहा हूँ, ये एक नेमत से कम नहीं है, एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। नाम तो पहले ही लिख दिए जाते हैं जी, लेकिन ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर इफ़ यू गेट अ राइट वाइफ, अगर नहीं तो आप जितने बड़े इंसान भी हो आए हाय, जमीन बोस हो जाओगे और इतना परेशान हो जाओगे लाइफ में कि आपके लिए गुजारना लाइफ आसान नहीं रहेगी। ये गुर की बात है, बड़ी गुर की वाइफ बात। मेक्स इट एवरीथिंग पॉसिबल, द होम, यू, एवरीथिंग, मतलब सारी चीज़ें। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस हासिल किया, उस हिसाब से बता रहा हूँ। और मुझे ये नज़र आता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। क्या बात है, क्या हाँ, बात है सब। लेकिन हमारे साथ मेहमान बैठे हैं इधर, वो उनका जवाब थोड़ा सा डिफरेंट होगा आमिर साहब का। आमिर साहब से आप जवाब लें, इस मौजू पर आपको जवाब मिलेगा। जी बताइए। इन्होंने, आपने तो एकदम, मैंने कहा कंफर्म, ये जन्नती हैं, आपने कहा कंफर्म। मैंने कहा कितनी वाइफ की तारीफ करें, इन्होंने एकदम आगे से देखे ऐसे कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप बताइए कि वाकई नहीं, उनकी भाभी की वाकई में मैं भी बहुत तारीफ करूंगा। नहीं, मैंने भाभी ने आपकी बेगम की बात कर रही हूँ। दूसरों की उनको छोड़े, वो तो उन्होंने अपनी वाइफ की तारीफ। आप अपनी बताइए सर जी, आपकी तो आवाज ही बंद होगी। मैंने कहा ना आपको, ये तो बहुत मुश्किल है जवाब निकलवाना। ये क्या हो रहा है, वो घर में बैठ के प्रोग्राम अगर उन्होंने देख लिया तो कहेंगे आप उसे तारीफ करते, क्या जान जा रही थी तारीफ कर देते। उनका ये है कि वो जाहिर सी बात है कि कभी कभी वैसे मैं सोचता हूँ कि अगर वो मतलब है कि ज़िंदगी में ना हो तो ज़िंदगी कैसी हो और क्या हो, ज़िंदगी कुछ भी ना उनके बगैर। अरे वाह। तो क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सारी चीज़ें संभाली हुई हैं, जिस तरीके से बच्चों की एजुकेशन का सिलसिला है, उनको देखना, उनकी ट्यूशन्स को देखना, पूरे घर को देखना। जैसे मैं घर जाता हूँ तो मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती घर से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड। बड़ी बात। हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में एक चल रही होती है। तो उनको जो है सलूट। क्या और घर जाने हमने ना। बिल्कुल, इनको तो जाहिर सी बात है जाना है, इनके तो करना लाजमी है सब चीज़ें। और ये कि जाहिर सी बात है कि मेरे ख्याल में इन्होंने फराज ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ज़हनी सुकून। और अगर मर्द को ज़हनी सुकून नहीं मिलेगा घर से तो मर्द फिर कुछ कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखें जो औरत है वो अंदर से स्ट्रांग है, इमोशनली शी इज़ वेरी स्ट्रांग।
लेकिन जो मर्द है वो इमोशनली बहुत वीक होता है, वो बज़ाहिर देखने में स्ट्रांग होता है, तो उसको संभालना किसको पड़ता है? जाहिर सी बात है कि उसकी वाइफ को। ओके। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है एक ताल्लुक है, जाहिर बात है जो अल्लाह ताला ने बनाया है। और इसमें ये कि जो ईद की खुशियाँ हैं, जाहिर बात है उनके साथ, बच्चों के साथ, और ईद अपनों के साथ गुजारने का एक वो है ना, मतलब है कि एक रिवाज, और उसका जो मज़ा है, फिर आपके जो रिश्तेदार, ऐसे बहुत से रिश्तेदार हैं जिनसे साल साल आप नहीं मिलते, ईद के दिन आप मिलते हैं, और ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं साल साल आप उनसे नहीं मिलते, ईद के दिन आप मिलते हैं। या पाकिस्तान से बाहर भी आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे भी ईद के दिन ही बात होती है, साल में बेशक एक ही दफ़ा हो, लेकिन उसकी जो खुशी होती है जब कोई मैसेज आता है ईद के दिन या कॉल फोन बजता है, तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। ये तो है, वो फराज बेहतर समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। सर, एक जैसे इन्होंने कहा कि वो ख़ास हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपनों के साथ, और कम्युनिकेशन भी होती रहती है, याद भी आते हैं यार उसकी, क्योंकि हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, अपनी जॉब से थोड़ा सा हट जाते हैं, और फिर हम कहते हैं यार उनके घर जाना है, और प्री प्लान कुछ बनाया जाता है। तो अपने फैमिली के साथ आप ज़्यादा टाइम आउटडोर स्पेंड करते हैं, घर में कहते हैं यार थोड़ा टाइम हो जाए? नहीं, आउटडोर भी स्पेंड करते हैं, इंडोर भी स्पेंड करते हैं, वेकेशंस पे भी जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटियां हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं। मैं बाहर मुल्क भी जाता हूँ अपने बच्चों को लेके, उम्रे पे भी जाता हूँ, रमज़ान से पहले मैं उम्रे से होके आया। माशाल्लाह हम अल्लाह ताला ने करम किया है, हम हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, आउटिंग भी एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, खाने भी एंजॉय करते हैं। और खाने से याद है, आपको खाना क्या पसंद है, और गेम्स में आपको कौन से गेम्स पसंद है? खाने में ये है कि खाने का ये हाल है कि खाना जो है ना, मैं बड़ा शौकीन हूँ खाने का, लेकिन मैं जो ना अपनी बेगम के हाथ का खाना खाता हूँ, एंड शी नोज़ इट वेरी वेल कि व्हाट आई एम गोइंग टू ईट एंड व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू ईट। मुझे भी अक्सर औकात ऐसा नहीं पता होता है कि मुझे क्या खाना, एंड शी नोज़ इट वेरी वेल। माय गॉड, तो शी इज़ एन अमेजिंग वुमन माशाल्लाह। और तो आप फिर बाहर उसके जब हाथ के जाते हैं- बहुत डिफरेंट खाने, क्योंकि हम मेमन हैं, तो मेमनों के खाने होते हैं, खाउसे होते हैं, डोकरे होते हैं, तो शी नोज एवरीथिंग एंड शी कुक्स तो दोस। वही खाने आपको पसंद आ गए हैं, अच्छे लगते हैं? नहीं, वो है भी, हम खुद भी मेमन है ना, तो वो भी मेमन है, तो वही खाने बनाती है जो हम बचपन से, जिसका टेस्ट बड हमारा है और हम खाते हैं। तो वैसे मैं ज़्यादातर जो ना अपने वाइफ के हाथ का ही। तो कभी बाहर भी जाना होता है फिर खाना पड़ता है? फिर तो जाहिर सी बात है, हम बाहर वेकेशन पे हैं तो वहाँ पे उधर वो खाने भी इंजॉय करते हैं, हर चीज़ को इंजॉय करते हैं। मतलब अगर वाइफ के हाथ का खाना नहीं हो तो शी नोज कि हम आज टर्किश खाना खाना है, तो हम सब फिर वी ऑल विल एंजॉय द टर्किश फूड, वी विल ऑल एंजॉय द लेबनीज फूड। हम जैसे मैं थोड़े दिनों पहले हम टर्की थे, तो वी वांटेड टू जो ना हैव सम, क्योंकि अमेरिका से होते हुए आ रहे थे, तो हम जो वहाँ पे टर्की में हमने कहा यार बहुत टाइम हो गया, हमने वी डिडंट हैड अ देसी फूड, तो वहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट निकाला, सबने, क्योंकि बेगम का मूड था तो हम सब, एंड वी लैंडेड अप टू अ रेस्टोरेंट पाकिस्तानी, और हमने बड़ा एंजॉय किया उसके खाने को, कढ़ाई और राइस, बिरयानी, सब चीज़ हमने बड़ी। क्या बात। अच्छा, कि जो गेम्स में क्या पसंद है आपको? गेम्स में, स्पोर्ट्स में देखिए, मैंने जो ना बचपन में से जो ना क्रिकेट बहुत खेली है। Really? हाँ, क्रिकेट बहुत खेली है, जिमखाना में मैं खेलता रहा हूँ। और फिर जब जाहिर सी बात है बड़े हो गए तो फिर मसरूफियत बढ़ गई। टेबल टेनिस बहुत खेली है मैंने, क्रिकेट बहुत खेली है, टेबल टेनिस बहुत खेली है, स्कॉश खेली है थोड़ी बहुत। लेकिन अब जो ना टाइम कम मिलता है तो उसकी वजह से मूवीज आउट हो देखते जाते थे हैं। जब आप अपने प्रोफेशन में नहीं आए या आप बिल्कुल, गवर्नमेंट जॉब, तो कभी मूवीज कौन सी ज्यादा देखते थे? इंडियन, पाकिस्तानी देखते थे? हम सारी देखते हैं, इंग्लिश, पाकिस्तानी, इंडियन, सारी फिल्में तो हमने आपको, देखी। आपका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? फेवरेट आर्टिस्ट कौन है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं है सर। मेरी फेवरेट मेल या पर्सनैलिटी, फीमेल? इधर ही हो जाऊँ मैं थोड़ी देर के, फिर इसके बाद अच्छा जी, आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको कैटरीना पसंद है, करिश्मा पसंद है, या अभी ये आपने सही आदमी से सही सवाल कर लिया। लेकिन ये कंफ्यूज हो गए थे, जवाब नहीं दिया मैं इन्होंने। समझ रही हूँ, आप बताएं ना आपको कौन सी अदाकारा पसंद है? मुझे सब पसंद है। नहीं, एक बताएं। एक का नाम बताएं ना। एक हीरोइन तो फिर मेरी बीवी है सबसे आप खूबसूरत। उनको हटाएं, अभी छोड़े, आप छोड़े, आप इधर आ जाए ना, फिर हम अदाकार, अभी तो अदाकार ही ना, फिर अदाकार रहेगा। मुझे इंडिया में ऐसी कोई ख़ास तो नहीं पसंद, लेकिन मुझे बचपन से निकोल किडमैन बहुत पसंद है।
लो भाई तो सारा कुछ ही खत्म कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानी ज़रूरी नहीं कि वो अभी वाली हो, पुरानी भी शमीम आरा है, सबिया खानम है, ये भी खूबसूरत है, ऐसा नहीं। तो क्या इन लोगों को आपने कभी, मैं कहूँ कि जज करें कि कौन सबसे आपको अच्छी लगती है? फीमेल में हाँ, पाकिस्तान फीमेल में, पहले फीमेल में चलो। पाकिस्तान में तो रीमा है, सना है और बहुत बहुत सारी, सारे मायरा नाम, खान है। बहुत नाम रहे। मेरे ख्याल में मायरा खान खूबसूरत हैं, रीमा भी बहुत खूबसूरत हैं अच्छा, जी, और मीरा हम सब की फेवरेट हैं, तो मीरा भी बहुत खूबसूरत है। क्या बात है। जब हमको टाइम मिलता है हम खाना खा लेते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं सुबह में भी डिनर कर लूं, ये वाली ऐसा तो नहीं था। मेरा दिल करता है मैं सुबह भी डिनर कर। अच्छा सर, पाकिस्तानी सिंगर्स हमारे बड़े मशहूर हैं, नुसरत फ़तेह अली और आतिफ असलम है माशाल्लाह, मेहंदी हसन साहब उस्ताद, और बहुत सारे ऐसे हैं, आपदा परवीन ईसा के लिए। आपको ज़्यादा पसंद कौन आता है? मुझे सबसे ज़्यादा जो मैंने लाइव सुना है और मुझे जो समा बांधती हैं वो आपदा परवीन। अच्छा, सुफियान अकला, वो जो है ना उनका देयर इज नो मैच, एब्सोल्युटली देयर इज नो मैच। आउटसाइड शी नोज व्हाट शी इज सेइंग। वो जो कहती हैं देन यू जस्ट हियरिंग, उनका समा जो बांधना है ना वो आप भूल जाएं, किसी और आर्टिस्ट में मैंने नहीं देखा। मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट। और उनका ये नाम नहीं है कि कराची भर में हो, पाकिस्तान, दुनिया भर में उनका नाम, और दुनिया भर में वो बड़ी मशहूर आर्टिस्ट, आपको पता ही है। बिल्कुल, जिस तरह फराज लखानी साहब ने कहा कि बड़े सगीर पूरे पाकिस्तान में उनका सानी नहीं। आपदा परवीन, सुफियाना कलाम जब सुनाती हैं और सब लोग जब उनके कॉन्सर्ट में जाते हैं तो ऐसा लगता है हम सब दुनिया भूल गए। और जो ये शायरी और ये अल्फाज अदा करेंगे जो माशाल्लाह अल्लाह की वादानियत और इंसान की तख्लीक की जब बात करती हैं, उसके दिल की, सोच की, निगाह की, ज़बान की, शेरों में डालती हैं। बुल्ले शाह का कलाम हो या बहुत सारे मशहूर सुफियाना कलाम, तो बंदा वैसे ही बहुत महवे सुरूर हो जाता है। यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक लेंगे। माशाल्लाह आमिर साहब भी मौजूद हैं, फराज लखानी साहब भी मौजूद हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद ईद स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम अगेन। और आप देख रहे हैं ईद स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी। और आज है ईद का दूसरा दिन और मैंने अपने मेहमानों को कर दिया परेशान क्योंकि मैंने खा ली इनकी जान। और यहाँ पर ये एक बार फिर इनको वेलकम करती हूँ। लखानी साहब आपका बहुत शुक्रिया है, आमिर साहब। अच्छा जी, खाना पीना और विदाउट गाना ये तो मज़ा नहीं है। हम बात कर रहे थे कि आपको आर्टिस्ट कौन सा पसंद है, आपने कहा जी मुझे माहिरा बहुत पसंद है। अगर मैं कहूँ कि कभी कभी दिल करता है गुनगुनाने को, तो कौन से गाने को आप चाहते हैं कि यार मैं ये थोड़ा अच्छा लगता है गुनगुना देते, ज़रा गुनगुनाए ना सर जी। ईद है, हैप्पीनेस है, उनकी बारी भी आएगी ना, वो पहले डर रहे होते क्या? ईद की मुनासबत से आप बताएं कोई नहीं, ऐसा? आप अपनी पसंद से कोई भी गाना मेहंदी हसन का सुना दें। नदीम साहब गाते थे ना कभी तो तुमको याद, मुझे नहीं पता आपकी चॉइस क्या है, आई डोंट नो। किसी को देख के आपको जो गाने याद आते हैं, हाँ, देख किसी को, किसी को देख के, भाभी को नहीं, किसी को देख के वो गाने आप सुनाएं। गाने सब भाभी को देख के नहीं, किसी को देख। हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं, चलेगा। ओह, कोई बताएं थोड़ा सा, मैं बताऊंगी कैसे? तीन चार बताइए, मैं फिर उसमें ये से देखें गुनगुना फराज देता साहब, ये तो हूँ। फंसवाने वाली बात हुई ना। कोई भी बता दो, कोई भी गुनगुना लें थोड़ा सा। ये अदा, ये नाज, ये सुना दें। और जो मैं कैसे गाने बताऊं, सुना दे जो आपका दिल, मुझे क्या पता आपकी चॉइस क्या है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, मुझे अब मैं तो ऐसे गाने बताऊंगी। रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। चलिए थोड़ी सी यही ना लाइन गुनगुना देता हूँ। किया है जो प्यार तो पढ़ेगा निभाना, ओ रख दिया कदमों में दिल नजराना कबूल कर लो। क्या बात, कबूल कर लो। मैंने कहा ना आपको, ही इज द बेस्ट, ही इज वेरी गुड इन सिंगिंग, ही इज वेरी गुड, बट ही इज नॉट सिंगिंग राइट नाउ। सिंगिंग में हर चीज में माशाल्लाह ये फुल नंबर्स लाने वाले। शेर व शायरी भी आती है, इसका मतलब
जब उन्होंने कहा हर चीज शेर अब उनसे सुनिए आप। इनको माशाल्लाह ये हर फन सर मौला आप है। इसका जो उनकी तरफ से नहीं, अब हम आपकी तरफ आ गए हैं। आप मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से दो बातें अच्छा करना प्रोग्राम के चाहूँगा। तवज्जो से कुछ कहना। दो बातें कहना चाहूँगा। एक मैं बात करना चाहूँगा ज़कात के ऊपर। ठीक ठीक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारा जो माशरा है ना, इस माशरे के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। बिल्कुल ठीक। और कहा जाता था जहाँ जिस माशरे में ज़कात दे दी जाती है वहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म हो जाती है। जबरदस्त। लेकिन ये हमारे मुल्क में नहीं है। इसका मतलब ज़कात इज़ नॉट बीइंग चैनलाइज प्रॉपर्ली। ज़कात सही लोगों के हाथों में नहीं जा रही। अगर जारी होती तो हमारे मुल्क में गरीबी नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, absolutely right। हमारे मुल्क में पॉवर्टी लेवल ऊपर। हम तो यहाँ तक हैं कि हम अपना ज़कात देने के अलावा सदकात देते हैं। मैं तो ये देखता हूँ लोग सदके दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। हेल्प कर रहे हैं, तो इसके बावजूद हमारी सोसाइटी में ये गरीबी कहाँ से रह जाती है? क्योंकि हमारे मुल्क में या हमारे मुल्क में जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरों के मुल्क में तो नहीं है। दूसरों के मुल्क में तो ये नहीं है कि ज़कात इज़ कंपलसरी, लेकिन हमारे यहाँ तो ज़कात हमारा मज़हब सिखा रहा है, सदकात हमारे मज़हब सिखा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसको सही से चैनलाइज करना चाहिए, जो कि हमारे मुल्क में इसको नहीं किया जाता। ये मैं आपके उससे ज़रूर कहना चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि सही जगह पे ज़रूरतमंद तक पैसे पहुँचाएँ ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। बाकी अल्लाह ताला देखने वाला है, हम सबके हाथ में तो नहीं है, लेकिन यस हमें अपना काम अपना फेल पूरा अदा करना चाहिए। अच्छा एक और नोट कीजिएगा कबीला खानी साहब के जब ज़कात की बात आती है तो लोग पूरे रमज़ान वेट करते हैं और आखिर में ईद वाले दिन देते हैं। अगर आप उसको आमिर साहब पहले अदा कर दिया जाए तो उसके कहीं इस्तेमाल में ही आ जाए, क्या कहते हैं? ज़कात जो है बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट फरीज़ा है इस्लाम के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत जो है इन्होंने बात की फराज ने। और ये बात बिल्कुल सच है कि आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है, सबसे ज़्यादा पैसे निकालता है, और पाकिस्तानी जो हैं इनका दिल बहुत बड़ा है। इसको जैसे इन्होंने फराज साहब ने कहा कि अगर सही तरीके से हम चैनलाइज कर दें जी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ ज़कात को ही नहीं, पाकिस्तान में अगर आप हर रिसोर्स को, हर चीज़ को अगर सही तरीके से चैनलाइज कर दें तो आप हैरान हो जाएंगी देख के कि पाकिस्तान बहुत ऊपर चला जाएगा, इतना ऊपर कि किसी की सोच में भी नहीं होगा शायद। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान में किसी चीज़ की तो कमी है नहीं। हमारी 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ के ऊपर बेस्ड है, तो यूथ हमारी बैकबोन है, और उसको अगर हम सही तरीके से रिसोर्सेज को उनको गाइडलाइन दें, चीज़ें दें, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो ये है। अच्छा मैं इनकी बात इतनी गौर से सुन रही थी कि इंसान हम लोग अगर करना चाहे ना तो इनकी बात भी याद आती है, इनकी भी बात याद आती है। आपने कहा था दो बातें, दूसरी बात अगर आप तो ज़कात की दूसरी बात बताएं, फिर मैं आपकी बात बता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे इन्होंने बताया आपको यूथ, हमारे इस वक्त पाकिस्तान में यूथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको सही तरीके से चैनलाइज करने की बहुत जिम्मेदारी हम सब की है। और मैं समझता हूँ ये यूथ को अगर चैनलाइज कर दे तो पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आएगी। और ये यूथ को चैनलाइज करने के लिए आज की जो फील्ड है वो आईटी फील्ड है। हम आईटी फील्ड को ना भूलें। बराबर मुल्क हमारा इंडिया, आई डोंट नो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता में तो वो बहुत आगे निकल गए, बहुत पाकिस्तान यूथ में आगे, यूथ को आईटी सेक्टर में अगर कर दे तो ये बहुत बेहतरी आ सकती है। अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। अच्छा अब उसके लिए मैं आपको बताऊँ, सबका इधर रोल है, सारे इदारों का इधर रोल है। और मैं आपको बताऊँ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो होते हैं हमारे मुल्क में हैं और हम काम कर रहे हैं इस पर। आईटी के कोर्स भी हमारी इल्मा यूनिवर्सिटी है, उसका मैं सदर हूँ। उसमें भी हम शॉर्ट कोर्सेज 4 महीने के लेके आ रहे हैं, जिसमें हम स्कॉलरशिप बेस्ड देंगे, नीड बेस्ड पे देंगे। और वो 4 महीने में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो ट्रांसफॉर्म कर जाए, वो घर बैठे यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपने पैसे खुद कमाने के काबिल हो जाए। और ये बहुत अच्छा काम है। अभी भी आप हमारे इदारे में देखें, हमारा जो इदारा है इल्मा यूनिवर्सिटी, उसमें जो हमारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं
नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हम देते हैं 60%, 65%, 70% तक भी मैंने स्कॉलरशिप्स में कल एडमिशन कराए लास्ट वर्किंग डे पे। तो मैं समझता हूँ डिपेंड करता है जिधर हम जितनी स्कॉलरशिप दे सकें, जितनी एक्टिविटी CSR की कर सकें और लोगों को पे, क्योंकि देखें इसी मुल्क में रहना है, हम बड़े इसी मुल्क में हुए, पैदा इसी मुल्क में हुए, अभी पे बैक का टाइम है। जितना हम इस मुल्क को दे सकें, इस मुल्क के यूथ को दे सकें, लोगों को दे सकें, उतना हमारे लिए अच्छा है। और देखें ना, यूथ को अगर हम IT कोर्सेज करा के 4 महीने में ये तरीका बता देते हैं कि हर महीने के उसने $100 कैसे बनाने हैं या $200 कैसे बनाने हैं, उसका तो लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया ना। आप देखें ये काम करने के अच्छा, जैसे आपने कहा कि यूथ नहीं, को इधर मैं इसी एक बार तरह- अब ये यूथ को मैं आपके बैठा हूँ तो मैं ये ज़रूर कहूँगा, लेकिन यूथ को मिसलीड ना करो। ये बात देखो, मिसलीड जो करते हैं ना, जो ज़मान पाक में बैठ के जो मिसलीड किया गया, दैट्स मैं ईद वाले दिन कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड करने का क्या है? सही इन्फॉर्मेशन दो, उनको काम पे लगाओ ताकि दे कैन मेक देयर लाइवलीहुड, दे कैन अर्न, अपनी लाइफस्टाइल्स को बेहतर कर सकें, लोगों के लिए काम करो। अब जैसे देखिए, आपने काम की बात की है, जैसे आपने कहा कि यूथ को ऐसे करना चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स को, और ख़वातीन या जो लोग आगे काम लेकर आ रहे हैं ऑन सेल्फ। ये चाइना का भी मैंने देखा है कि वो लोग अपने कामों को ज़्यादा गवर्नमेंट पे फोकस नहीं करते। अब जैसे हमारी प्यारी बहन बैठी हुई है, इन्होंने ये सब शेफ़ ने ये सब कुछ बनाया, राइला शेफ़ ने जी, एक बार फिर वेलकम, मेरे साथ अभी किचन में थी। तो माशाल्लाह कैसा लग रहा है ईद सेलिब्रेशन? और अपनी वर्किंग का थोड़ा सा भी बताएं कि कैसा एफर्ट्स कर रहे हो मुस्तकिल, क्या गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती हो? नहीं ना, गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं करते हैं। और ज़्यादा जो मेरी क्लासेस का मकसद है कि वुमेंस जो हैं वो घर में बैठकर, और उनको किसी पे डिपेंड नहीं करें, खुद अर्निंग कर सकती हैं। घर में बैठ के वो ऑर्डर वर्क कर सकती हैं, फ्रोज़न आइटम्स वो कर सकती हैं, केक बना सकती हैं। बल्कि एक मेरी स्टूडेंट है, वो हर दूसरे दिन तो देख पकाती है। और अब तब एक औरत इस काबिल हो गई है कि वो देख पका रही है। ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो इतना उन्होंने घर संभाल लिया। और ये ऑर्डर्स आते कैसे, ऑनलाइन होता है या किस तरह? ऑनलाइन सर, वही नेट, वही देखिए मैंने क्या कहा, दुनिया भर की चीज ऑनलाइन जा रही है। जितना ऑनलाइन रिसोर्सेज को हम इस्तेमाल करेंगे ना, उतना इफेक्टिव हो जाएंगे। आने वाला दौर ये बिल्कुल सही बता रही थी आप, बताएं। मैं यही चाह रही थी। और मैं अपने मॉर्निंग शो में भी ना, हमें सब सच बताऊं, आप भी मैं अपने मॉर्निंग शो में ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी को अप्रोच करने से बेहतर मैं क्या करती हूँ, मैं इन जैसे लोग जो बहुत प्यारा पॉजिटिव काम अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लिए करें, स्टैंड ओवर, उनको इनवाइट करती हूँ। और आप जैसे लोगों को बुलवा के अप्रिशिएट करवाती हूँ, तो आप लोग देखते हैं। और आपकी नज़र में मेरे को काफ़ी सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने स्पोर्ट्स में लोगों को देखा था, सभी इनको ज़रूर बुलवाएं, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है। मेरा मोटिव भी मॉर्निंग शो में ऐसे लोगों के लिए अवेयर करना, अपने मॉर्निंग शो को ऐसे तरह प्रेजेंट करना कि बहुत सारे लोगों को पता चले कि ये काम है, ये पॉजिटिविटी, हमें इस तरह चलना है। तो राइला, अपने नाज़रीन को मैसेज दें, अपने जो लोग इस वक्त देख रहे हैं ईद पर घर पे बैठे। लेडीज़ को मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये नहीं समझे कि हमारे हालात ठीक हैं तो हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। आप काम कीजिए, अपनी ज़ात के लिए कीजिए, इससे आपका माइंड हेल्दी रहेगा और आप क्रिएटिविटी आपके माइंड में आएगी और आप खुश रहेंगे, आप पर्सनली खुश रहेंगे। और नई नई चीज़ें सीखें, नई नई चीज़ें बनाएं, ताकि आप जो लेडीज़ फजूल के मामलात में रहती हैं वो भी नहीं रहेंगी। बिल्कुल ठीक। और काम भी करेंगी और घर का माहौल भी अच्छा रहता है। बेहतरीन। और किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी हाथ नहीं नहीं फैलाना पड़ता। बिल्कुल। और प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त खत्म होता चले जा रहा है। मैं चाह रही हूँ अपने लास्ट अपने गेस्ट से भी मैसेज ले लूँ। जी आमिर साहब, अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे ईद के स्पेशल त्यौहार पर? जी मैं ईद के त्यौहार पे यही मैसेज दूंगा कि देखें, पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और इसके साथ इस वक्त जो ज़रूरत है वो एक होने की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान मुल्क हैं, मेरे ख्याल में उन सब को जुड़ जाना चाहिए और अपना एक अलाइंस बनाना चाहिए। और उससे क्या होगा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो बहुत आगे जाएंगे और बहुत आगे बढ़ेंगे। और उसके साथ जो है ईद मुबारक सबको। और ऐसे मुल्क हैं जैसे जहाँ पे मसले चल रहे हैं, जैसे फ़लस्तीन का मसला है, कश्मीर है, ऐसे हमारे भाई जहाँ भी
जिस जगह भी तकलीफ़ में हैं, उस तकलीफ़ में, उनके दुख में, उनके दर्द में हम ईद के दिन उनके साथ खड़े हुए, उनसे पीछे नहीं खड़े हुए। तो उनको भी सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। लखानी साहब, अपने तमाम जो देखने वाले उन सबको ये क्या सबको मैसेज देंगे? दुनिया भर के मुसलमानों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत खुशियाँ, सारी दुआएं। जहाँ जो परेशान है उनकी सबकी परेशानियाँ आसान फरमाएं। यूथ को मैसेज है, नेवर लेट इट गो, जस्ट कीप ट्राइंग, कीप फोकस्ड। अपनी चीज़ों पे, अपने टारगेट्स पे फोकस रहो, कोशिश करते रहो। इंशाल्लाह देयर वुड बी अ वे एंड यू विल मूव फॉरवर्ड। चीज़ें बार बार ट्राई करने से और बार बार उस पर ज़ोर लगाने से ही हल होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यूथ को एक बात और मैं इधर एडअप करना चाहूँगा कि हमारे यूथ में कभी हमारे यूथ को भूलना नहीं चाहिए कि हमारा जो कल्चर है तहज़ीब का और एटिकेट्स का, बड़ों का अदब का, ये सब चीज़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये हमारी बेसिस है हमारी सोसाइटी का, बल्कि किसी भी सोसाइटी का बेसिस होता है कि तहज़ीब, कल्चर, ये बड़ों की इज़्ज़त, ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये सारी ज़िंदगी याद रखनी चाहिए। यही आपको लीड करेगा सक्सेस पे। बहुत शुक्रिया लखानी सरफराज लखानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आमिर साहब आपका थैंक यू, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। और जी नाज़रीन, मेरे आज सेकंड डे यहाँ पर क्लोज़ करते हैं और आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक बार फिर ईद स्पेशल गुड मॉर्निंग विद सभी आपको कहती है खुदा हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।